वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही ख़ास मेहमान, मेरे बहुत ही करीबी दोस्त और मेरे साथ पिछले जो मेरा प्लेटफॉर्म था उसको शुरू करने वाले साहिब शहबाज ख़ान। ये फास्ट यूनिवर्सिटी में मेरे साथ जो है उन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा था। बड़े लोगों की ख्वाहिश थी जो मुझे पहले से जानते हैं, उनको पता है ये बड़े सारे कंटेंट में भी मेरे साथ आते रहे हैं। जो बहुत सारे नए लिसनर्स हैं पॉडकास्ट पे उनको इतना नहीं पता होगा, तो आज वो चीज़ भी अनपैक थोड़ी सी हो जाएगी। थोड़ी सी ज़रा मेरी फील्स डिफरेंट होंगी इस पॉडकास्ट के अंदर, ऑब्वियसली बिकॉज यू नो एक पुराने दोस्त बैठे हैं तो उससे ज़रा थोड़ा बंदा बिल्कुल कैश सीन में होता है। हाँ, तो आज हम उसी सीन में। सर शहबाज भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। इट्स एन ऑनर सर, आपने बुलाया, हम क्यों कैसे नहीं आएंगे, तो इससे कोई मसला नहीं। शहबाज भाई, मुझे पहली फुर्सत में तो मुझे ये बताएं जी कि बल्कि मैं स्टैंडर्ड तरीके से आपके साथ चलता हूँ, जैसे आपके साथ चलता हूँ। जी, आपने किस शहर में आप पले बड़े हैं, ग्रो अप किए? सर मैं बाय बर्थ एक पिंडी बॉय हूँ। अच्छा। और वहीं पे पला बड़ा हूँ। अच्छा। फिर स्कूलिंग भी वहीं पे हुई है सारी, और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी के लिए मैं इस्लामाबाद आ गया। फिर मुझे मेरे कूल दोस्त बन गए आपकी तरह के। अच्छा। मजाक कर, मैं पिंडी बॉय नहीं हूँ। नहीं, यहाँ कहीं से नहीं है पिंडी बॉय। अच्छा। पिंडी बॉय बनने के लिए खास क्राइटेरिया से गुजरना पड़ता है। अच्छा, एप्लीकेशन मेरी रिजेक्ट वो इंग्रेडिएंट्स हैं कुछ, अच्छा, वहाँ पे इनबिल्ट होते हैं वरना नहीं होते। अच्छा। तो मैं कोशिश मैंने बहुत की। नहीं, कोशिश अच्छी कोशिश थी, आप काफ़ी हद तक उसमें कामयाब भी हुए, लेकिन आप हैं इस्लामाबाद से। अच्छा। तो आप इस्लामाबाद के रहें, वो भी अच्छी चीज़ है। सही हो गया। तो पिंडी में आपने ग्रो अप किया, स्कूलिंग कहाँ से किया आपने? स्कूल में बस पिंडी में, जब नर्सरी से लेकर मैंने ओ लेवल्स तक द सिटी स्कूल है, बड़ा अच्छा स्कूल है, वहीं से सारी स्कूलिंग हुई है, वहीं पे सारा बचपन गुजरा है। सिटी ये कौन से वाला है? ये पिंडी वाला? ये मेन सेटलर टाउन ब्रांच है, मेन मरी रोड के ऊपर। सही हो गया। तो वहीं से ओ लेवल्स तक वहीं पे सारा कुछ। फिर ए लेवल्स कहाँ निकल गए? ए लेवल्स के लिए मैं मतलब कंफ्यूज था, क्योंकि अब ओ लेवल्स के बाद आपने नई जगह जाना होता है, मोस्टली यही होता है, क्योंकि हमारा जो पिंडी वाली ब्रांच थी उसमें ओ लेवल्स तक था। राइट। वो तो ए लेवल्स के लिए अब यही ऑप्शन थी कि या तो इस्लामाबाद वाले सिटी स्कूल जाएं, या बीकन हाउस मार्गला कैंपस चले जाएं, या रूट्स चले जाएं। रूट्स में मैंने कभी सोचा नहीं था मैं जाऊंगा। पर्सनली स्पीकिंग कभी मतलब मुझे इतना उस वक्त मुझे इतना नहीं था, मैंने इतना मतलब अब मैं क्या आपको जनरली बिगड़े हुए बच्चे जाते थे वहाँ पर। नहीं ऐसा नहीं है। रूट्स के आपके बहुत से ऑडियंस होगी रूट्स के। अच्छा, सॉरी। हाँ, आपने उनको एकदम वो कह दिया बिगड़े। हमारे वक्त में ये कॉन्सेप्ट तो खैर मैंने बीकन हाउस में बल्कि एडमिशन भी करवा लिया था। अच्छा। पहले दिन मैं गया भी था, मैंने एडमिशन फीस भी दे दी थी। क्यों नहीं BMI यार? मैं BMI नहीं, उस वक्त था वो बनी गाला। हाँ, तो मैं पहले दिन आया भी था। अब मैंने देखा नहीं आपको वहाँ पे, लेकिन मैं पहले दिन आया। फिर लेकिन मेरे सारे दोस्त रूट चले गए थे, क्योंकि उनको वहाँ से मुझे तो मिल रही थी स्कॉलरशिप, बीकन से भी, सिटी से भी, हर जगह मेरे ग्रेड्स अच्छे थे। मेरे दोस्तों के कुछ अच्छे नहीं थे ग्रेड्स, तो उनको सिर्फ रूट से स्कॉलरशिप मिली। तो वो सारे वहाँ जा रहे थे, तो फिर मैंने कहा चलो दो साल है, मैंने कहा 2 साल है दोस्तों के साथ गुजार लो, उसके बाद वैसे ही सब ने अलग हो जाने अपनी अपनी फील्ड में। तो फिर मैं ए लेवल्स मैंने रूट से किया। कैसा रहा ए लेवल्स आपका? यार ए लेवल्स तो अजीब सा ही एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक तो टाइम बहुत कम होता है, करने को बहुत कुछ होता है, और आप पता नहीं क्या क्या करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मतलब आप लेफ्ट राइट हर कुछ सब कुछ ट्राई कर रहे होते हैं कि यार ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, और वो उस सब चीज़ों में 2 साल गुजर जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, और यूनिवर्सिटी का टाइम आ जाता है। और फिर इसी तरह यूनिवर्सिटी का भी कोई वो नहीं था कि किधर जाना है, लेकिन फिर क्लैरिटी आ गई 1-2 महीने पहले अप्लाई करने से। मतलब डिग्री वगैरह जो आपने कंप्यूटर साइंस की डिग्री पढ़ी है मेरा ख्याल? हाँ, मैं कंप्यूटर साइंस की पढ़ी है फास्ट से। बढ़िया। आपका ख्याल ठीक है। तो लेकिन हाँ, वो जो है वो आपको पता था कि मैंने कंप्यूटर साइंस करना है यार? हाँ, पहले तो ये था कि जनरली मैं बचपन से थोड़ा आर्ट्स की तरफ इंक्लाइंड था, मैं ड्राइंग और ये सब चीज़ें करता रहता था, काफ़ी शौक भी था। अच्छा। लेकिन लैक ऑफ करियर काउंसलिंग की वजह से मुझे ऐसा लगा उस वक्त कि यार आर्ट्स का तो कोई स्कोप है नहीं। अच्छा। जो हर बच्चे को लगता है उस एज में, जो क्योंकि बड़े आपको ये बता रहे होते हैं, तो आर्ट्स का तो स्कोप है नहीं, कोई ऐसी स्टेबल चीज़ पकड़नी है। स्टेबल चीज़ देखी, अच्छा जी, बड़े कजन्स को देखा क्या कर रहे हैं, वो लाइफ में अच्छे जा रहे हैं, क्या किया। तो उसमें से मुझे 3-4 CS ग्रेजुएट्स नज़र आए, फास्ट और नस्ट के, क्योंकि इन 2 यूनिवर्सिटीज़ के ही थे। तो बस मैंने डिसाइड कर लिया कि यार इन 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, CS में अप्लाई करना है, इसके अलावा कहीं और अप्लाई नहीं किया। CS का एग्ज़ाम दिया, फास्ट का। अच्छी है भी वैसे, यही 2 यूनिवर्सिटी है मेरा ख्याल है CS के लिए। हाँ, नहीं, सबसे अच्छी तो फास्ट है ऑब्वियसली। हाँ, CS के मामले में तो आप नहीं कंपेयर कर सकते। हाँ, बाकी अच्छी होंगी, बाकी भी अच्छी होंगी, हाँ, लेकिन CS के लिए हाँ वो फर्स्ट चॉइस थी, तो वहाँ एडमिशन हो गया। उसके बाद मैंने नस्ट भी दिया था, उन्हीं दिनों हुआ था नस्ट का, लेकिन नस्ट का एंट्री टेस्ट कैंसिल हो गया था उन दिनों। क्योंकि पेपर आउट हो गया था उस साल। नस्ट का एंट्री टेस्ट आउट हो गया था,
तो उन्होंने उस दिन साथ खालिद भी आए, उसने भी मुझे ये बात बताई है। हाँ, उन्होंने कहा जी फिर से होगा एंटी टेस्ट। उतनी देर में फास्ट की क्लासेस शुरू हो चुकी थी। मैंने कहा मेरी पहली प्रेफरेंस भी फास्ट ही थी और हो भी गया, तो फिर अब मैं क्यों जाऊँ फिर से एंटी टेस्ट देने। तो बस फिर फास्ट शुरू होगी। वहीं में मुझे कुछ लोग मिले जिनमें से आप भी उनमें से आप भी एक हैं। अनफॉर्चुनेट था फॉर्चुनेट? नहीं, मेरे ख्याल से तो बड़ा फॉर्चुनेट था कि हम आपसे मिलने और एक नया चैप्टर शुरू हुआ लाइफ का। अब उस चैप्टर के बारे में मुझे जरा बताएं, बिकॉज आई नो दैट यू आर यू नो आप रूट से आ रहे थे। फास्ट में जब आप आते हैं तो एक कल्चरल शॉक मिलता है आपको इनिशियली। बिल्कुल। यू नो हम इस्लामाबादी तो चले, जो ट्विन सिटीज हैं वो एक ही बात है, और उसमें जो ए लेवल्स वाला होता है वो एक पर्टिकुलर बबल में होता है। तो जब हम आए थे, मुझे याद है कि पहले दिन मेरा ख्याल है तो टेस्ट था या ओरिएंटेशन थी व्हेन वी फर्स्ट तो उस दिन भी मैंने लिटरली हैंड पिक करके ढूंढा था कि यार ये बंदा थोड़ा लग रहा है कि मेरी टाइप का, तो उसके बाद मैं चला जाता हूँ। तो व्हाट वर दोस 4 years लाइक फॉर यू? अच्छा, फास्ट में जनरली स्पीकिंग तो मेरे 4 साल बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन जब स्टार्टिंग में गए थे तो जैसे आपने कहा कि कल्चरल शॉक थोड़ा सा लगा था, क्योंकि जब आपकी स्कूलिंग होती है ना उसमें मोर और लेस आपको सिमिलर लोग मिलते हैं। मैंने देखा सिमिलर बैकग्राउंड से सिमिलर एरिया के लोग होते हैं। जैसे अब मैं सिटी स्कूल में पढ़ रहा हूँ तो मेरे उस सेटलर टाउन के बच्चे थे सारे। तो जाहिर है उनका भी उठना बैठना सारी चीज हो जाएंगे। हाँ, नहीं होता उस वक्त आपको शायद बहुत लगता है कि वो देखो वो कितना डिफरेंट है, वो आपको लेकिन नहीं होता। जनरली सेम ही होते हैं क्योंकि सेम इलाके के लोग हैं, एक जैसे उठना बैठना सारी चीज़ें एक जैसी हैं। तो फास्ट में जब आते हैं तो आपके पास फिर पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। राइट। और यही मुझे लगता है यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी चीज़ भी यही है कि आप डिफरेंट जगहों के लोगों से बिल्कुल दिमाग खुल जाता है आपको नए नए तरीके के लोग मिलते हैं, नए नए पर्सपेक्टिव खुलते हैं। तो शुरू में एडजस्ट होने में मुझे पर्सनली कोई मसला नहीं आया, क्योंकि जनरली मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मुझे अच्छा लगता है नई जगहों पे जाके नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना मुझे पसंद है। तो जब मैं फास्ट आया तो मैं तो बहुत ही खुश था कि यार ये तो नई जगह पे ही आ गए, मतलब एक नया ही एक्सपीरियंस है बिल्कुल ही ऑल टुगेदर। तो उसमें फिर ये हुआ कि अब दोस्तियाँ फिर खुद ही होती हैं, पता नहीं कि कोई तरीका भी होता है दोस्ती बनाने का, लेकिन मुझे नहीं लगता वो खुद ही हो जाती हैं, जिससे भी आपकी वाइब मैच करती है या कुछ भी। दोस्ती भी वही होती है जो खुद होती है ना, अगर आप फोर्स करेंगे तो वो तो बस हो जाएगी। वो तो फिर आप शुरू में थे, हमारे भी ऐसे दोस्त थे जो कि शुरू में कुछ दोस्त थे कंट्रोवर्शियल जो आज तक मुझे याद है। हाँ, लेकिन वो फिर इवेंचुअली वो चली नहीं। लेकिन वो आपको एक आध सेमेस्टर में आप वो कर लेते हैं, फिल्टर आउट हो जाते हैं वो, फिर उसके बाद आपके सही दोस्त रह जाते हैं, प्रॉपर दोस्त जो आपके साल चलते हैं। तो उनमें से एक आप भी थे। चले, थैंक यू सर, थैंक यू, अप्रिशिएट। हमने फॉर लाइफ हमने इसको लॉक कर लिया इस बात को। तो बाद में आप कभी हमारे से रूठ नहीं सकते। किस बात क्या चीज़? किसी भी बात पे आप रूठ ही नहीं सकते ना हमारे से। तो बिल्कुल ठीक हो गया, फॉर लाइफ डाल दिया। और दोस्तों के अलावा यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस जनरली कैसा था? यार यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मैं आया था, मैं कंप्यूटर साइंस तो करनी थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना चाहता था। ऐसा स्टूडेंट था, हर दफ़ा मैं स्पोर्ट्स और ये सारी चीज़ें करना चाहता था। तो फास्ट में एक तो जनरली स्पोर्ट्स कल्चर बहुत अच्छा है कि आप हर वक्त स्पोर्ट्स चल रही होती थी, फुटबॉल चल रही होती थी, क्रिकेट चल रही होती थी, जिसने जो खेलना है वो खेल सकता है, हर वक्त खेल सकता है। तो हमारा काम तो ये होता था, हम आते थे, क्लासेस लेते थे, फुटबॉल खेलते थे, घर चले जाते थे, और फुटबॉल वहाँ पे शाम तक चलती थी नॉन स्टॉप। तो वो एक जनरली एक वो चीज़ बड़ी अच्छी थी। फिर जो फास्ट में अगर आप कोर CS की बात करें तो वो मुश्किल होती है। फास्ट का CS ज़ाहिर है आपको रगड़ा बहुत देता है, लेकिन इट्स ऑलवेज वर्थ इट, क्योंकि आप बाद में जब इंडस्ट्री में आते हैं तो आपको समझ आती है कि वो रगड़ा क्यों दे रहे थे और किस तरह आपके लिए वो बेहतर साबित होता है, और आप बड़े आसानी से एडजस्ट कर जाते हैं इंडस्ट्री में, क्योंकि इतने रगड़े से गुजर के आए होते हैं। लेकिन वो शुरुआत है, आगे जो होता है वो तो आपको पता ही है, लेकिन एटलीस्ट स्टार्टिंग पॉइंट आपको एक अच्छा मिल जाता है। हाँ, एंट्री आपको अच्छी मिल जाती है। तो फास्ट का ज़ाहिर है CS बहुत रगड़ा था शुरू में, उसमें भी एडजस्ट होने में बड़ा मसला हुआ कि यार इतने असाइनमेंट, इतने क्विज़ेस, ये तो बंदा बस गिनता ही रहे ये सब बैठ के। तो बस लाइफ कब जीनी है। तो वो शुरू में हुआ था, और बल्कि आपको याद भी होगा जो आपने मुझे पहले सेमेस्टर में मेरा F लगवाया था, आपकी बातों में आगे मैं F लगवा लिया था लीनियर अलजेब्रा में। आपको याद है? सर गलती ये थी सर, मैंने भरोसा किया, भरोसे की गलती आपकी बहुत ज़्यादा थी। दोस्तों पे भरोसा करना नहीं चाहिए। अगर आपकी ऑडियंस को पता है कि आप इस तरह की भी हरकतें करते थे फास्ट में, अब पता हो या ना हो, यूनिवर्सिटी के ज़माने में जाहिर है कि अब हमें समझ नहीं आई, लीनियर अलजेब्रा हमने पढ़ा नहीं था A levels के अंदर। तो हमने तो सोचा, हमारे बड़े भाई भी वहीं से ग्रेजुएट किए थे, हमने सोचा कि यार हमें वो कोर्स ड्रॉप करने थे। और जितना तुमने कॉन्फिडेंस बताया था कि मेरे तीनों भाई यहाँ से पढ़े हैं, हम कोर्स ड्रॉप करेंगे, अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे, मैंने कहा ठीक है, मैंने ड्रॉप कर दिया। बाद में पता चला कि वो हो ही नहीं सकता ड्रॉप, आपको पेपर देना पड़ेगा सेमेस्टर में, वो नहीं। और फिर मेरा F आया था, और मेरा ख्याल वही एक F नहीं, एक और F आया था पूरी डिग्री में। दूसरा किस में था? दूसरा मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली किस में था, एक और था,
मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत थे। एक और था एफ, कंप्यूटर नेटवर्किंग, तो algorithms, मुझे याद पड़ता है एक और एफ था, मुझे याद नहीं आ रहा है किस सब्जेक्ट में, कोई इसी तरह का टेक्निकल सब्जेक्ट ही होगा ऑब्वियसली। वेब डेवलपमेंट तो नहीं लिया था आपने? नहीं, वेब डेवलपमेंट मैंने ड्रॉप की थी, वो हो गई थी क्योंकि वो मैंने तीसरे साल में ड्रॉप की थी, पहले सेमेस्टर में कर नहीं सकता। फिर मैंने कंप्यूटर ग्राफिक्स उठा लिया था अच्छा उसकी जगह। तो खैर फास्ट में ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी थी, CS पे भी काफ़ी अच्छा, टीचर्स वगैरह काफ़ी अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स थे, वो भी सब अच्छा, उस तरफ से भी अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर भी वो थी, एक कीड़ा था कि कुछ और भी होना चाहिए, यूनिवर्सिटी है, एक्सप्लोर करने का टाइम है, कुछ और भी होना चाहिए। तो उसमें फिर ये लॉल स्टूडियोज भी आपके साथ शुरू हुआ। तो ये इसकी क्या स्टोरी थी, क्या हुआ, किस तरह हुआ? आप बचपन से वीडियोस बनाते थे या क्या? अच्छा, मुझे ये हुआ था कि मुझे वीडियोस बनाने का शौक ना पहली दफ़ा जो स्कूल लाइफ में हुआ था। और वो इस तरह हुआ था कि मैंने मेरी एक कज़न थी जो कि एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज। हाँ, रावलपिंडी मेडिकल, मतलब हर शहर का एक मेडिकल कॉलेज होता है ना। मेडिकल कॉलेज की बात नहीं कर रहा मैं, कज़न। अच्छा, वो मारूफ वाली जो कज़न थी। हाँ, वो वहाँ पढ़ती थी। तो उसने एक दफ़ा उसकी कोई फेयरवेल थी या वेलकम पार्टी थी, तो उसमें वो जो नहीं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो उसकी भी क्लास ने कुछ वीडियोस बनाई थी। तो उसने घर आके, हम बच्चे होते थे उस वक्त, छोटे थे, स्कूल में पढ़, उसने वो वीडियोस हमें दिखाई कि ये ना मेरे बैचमेट्स ने बनाई हैं। तो मुझे एकदम लगा कि यार, क्योंकि आप वीडियोग्राफी का उस एज में यही सोचते हैं कि ये फिल्म्स होती हैं, ये सुपरस्टार्स होते हैं, ये लोग बनाते हैं, ये इनका काम है, एक आम बंदा तो नहीं बना सकता, फिल्म क्यों बनाएगा। तो ये थॉट था। लेकिन जब वो वीडियो देखी तो समझ आया, अच्छा ये तो कोई भी बना सकता है, तो यूनिवर्सिटी के अगर बच्चे बना रहे हैं तो हम भी कल को जाके बना सकते हैं चीज़ें। तो वहाँ से शौक शुरू हुआ। मैंने A लेवल में भी एक आध कोई वीडियो इस तरह बना ली शौक पूरा करने के लिए, लेकिन सीरियसली कभी उसको परसू नहीं किया था। तो मुझे याद है कि जब फर्स्ट सेमेस्टर था फास्ट में, तब हमें इंग्लिश का कोर्स था और हमें प्रेजेंटेशन फाइनल बनानी थी। इंग्लिश से पहले फिजिक्स के लिए बनाया थी हमने वीडियो। फिजिक्स में बाद में आई थी, पहले इंग्लिश की बनाई थी। अच्छा। हाँ, फिजिक्स पे तो वक्त हम फुल कंफर्टेबल हो गए थे वीडियोस में। तो इंग्लिश में ये था कि आपने कुछ बनाना था, प्रेजेंटेशन बनानी थी, वीडियोस उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। लेकिन मेरे ग्रुप में तुम थे, असफर था और 4-5 लोग थे। अच्छा, ठीक है, तुम्हें याद भी नहीं होगा, फास्ट का तुम्हें कुछ नहीं याद, ये बड़ा मसला था। खैर, कॉल लैब में था ये? कॉल लैब में थी, कॉल लैब में नहीं थी, इंग्लिश का था। अच्छा। लेकिन उसमें मुझे याद है 4-5 लोगों का ग्रुप था, 2 लोगों वाला ग्रुप नहीं था। ठीक है, कॉल लैब ही थी। हाँ, कॉल क्या था उसमें ये था कि आपको कोई टॉपिक मिलता था, उस पर आपने प्रेजेंटेशन देनी होती थी। तो हमने कहा हम अपनी प्रेजेंटेशन में एक विजुअल एक्सपीरियंस भी देंगे उस टॉपिक के इर्द गिर्द। कोड स्विचिंग टॉपिक था। अच्छा। हाँ, कोड स्विचिंग ये होती है कि यहाँ इंग्लिश और उर्दू का मिक्स करके बात करते हैं। तो उस पर हमने पहली दफ़ा वीडियोस बनाई थी। ठीक है, कुछ इंग्लिश के लिए, तो हमें मज़ा आया, पसंद आई। वीडियोस क्या बनाई थी यार? इसी तरह की स्टूपिड सी वीडियोस थी। वैसे आप देखूं तो उस वक्त हमें लग रहा था हमने पता नहीं क्या बना दिया। हाँ, तो वो कुछ इस तरह की थी कि कोई बाहर कोई बंदा फिर रहा है, कोई डॉग आ गया है, तो आप एकदम डर के उर्दू में बोलने लग गया है, पहले इंग्लिश में बोल रहा था। इस तरह की लेम वीडियोस, ठीक है। लेकिन उस जमाने में लगता है बड़े फिट कॉन्सेप्ट है यार, नोलन हम ही है अगले। तो उस वक्त यही लग रहा। तो क्लास ने काफ़ी अप्रिशिएट किया और फिर हमने, जैसे तुमने बताया कि फिजिक्स में भी हमने बनाई थी, और फिजिक्स की प्रेजेंटेशन याद है? हाँ, वो बड़ी ज़बरदस्त। हमने शर्टें उतारी थी क्लास में। कोई ये सोच सकता है कि CS में एक बच्चे स्टेज पे खड़े होकर शर्टें उतार रहे हैं अपनी, स्ट्रिपिंग कर, कोई नहीं सोच सकता ये बात। लेकिन हमने किया था। टीचर की शक्ल भी देख, लेकिन उन्होंने मार्क्स अच्छे दिए थे। उन्होंने कहा था आपका टेक्निकली बड़ी फजूल थी, लेकिन आपने प्रेजेंट बड़ा अच्छा किया, ये उन्होंने कहा। तो वो पैसे पूरे हो गए उसके। तो फिर यहाँ से हमें समझ आई थी कि कुछ हम मिल के करते हैं तो वो अच्छी चीज़ बनती है। परफॉर्मेंस में भी थोड़ा सा है, परफॉर्मेंस एलिमेंट है, शौक है, मज़ा आ रहा है करने का। तो उस वक्त आपका एक पेज होता था लॉल स्टूडियोज़ के नाम से, जो कि प्राइमरीली उस वक्त पहले फोटोग्राफी पेज था, और आप उस पर 500 डेज ऑफ लॉल्स की पिक्चर्स लगाते थे। एंड देन वन डे यू केम कि आपने कहा कि यार ये हम वीडियोस बनाते हैं, हम जैसे क्लास में बनाते हैं, तो व्हाई नॉट डू इट फॉर सोशल मीडिया। एंड देन द टीम गॉट टुगेदर और हमने फिर प्रॉपरली शुरू किया था। इलेक्शन की सीरीज थी, डी जूस उस जमाने में होता था टेलीनॉर का। तो टॉक शॉक होता था और डी जूस होता था। टॉक शॉक वो होता था जिन लोगों के पास थोड़े पैसे होते थे, और गरीब स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास किल्लत होती थी वो डी जूस इस्तेमाल, सस्ते रेट्स पे आपको SMS और ये सारी चीज़ें मिलती थी। तो डी जूस के लिए इलेक्शन कैंपेन बनाई थी, जिसका पर्पस था। इलेक्शन कैंपेन हमने खुद बनाई थी। डी जूस एपिसोड उठाई थी, बीच में आके उसने कहा था ये आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट पार्टनर, अंगूठा चलेगा वाली एपिसोड हमने बनाई। हाँ, बिल्कुल। तो खैर वो हमने सीरीज की, और फिर सीरीज करने के बाद फिर फिर उसके बाद क्या चलता रहा उसके बाद जिंदगी? उसके बाद यही था कि लॉल्स का वैसे जनरल जो ओवर आर्चिंग
पर्पस था जो मुझे लगता है वो यही था कि हम कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते थे सोशल मीडिया कंज्यूमर्स के लिए पाकिस्तान में, क्योंकि उस ज़माने में कुछ ऐसा होता नहीं था। आपको ज़्यादातर एंटरटेनमेंट वीडियोस या मतलब उस वक्त एवोल्यूशन के हम उस स्टेज पे थे कि आपको इन्फोटेनमेंट का कंटेंट उस तरह से मिलता नहीं था। बिल्कुल। तो हम सब ने मिल के यही सोचा था कि यार अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हम एक पॉजिटिव मैसेजिंग के साथ आएँ और कुछ नई चीज़ें बताएं लोगों को, और वही हम करते थे, कोशिश करते थे, होपफुल कंटेंट बनाते थे, इन्फॉर्मेशनल कंटेंट। ज़ाहिर हमने फ़नी चीज़ें भी बड़ी की हैं उसमें, वो तो ज़ाहिर आपको चैनल चलाने करना पड़ता है। सच्ची बात है, चैनल भी नहीं चलाने में मज़ा आता था, मज़ा भी आता था। हाँ, मज़ा आता था। हर वीडियो अपील करते थे और हर वीडियो के अंदर हर सीन के आखिर में हम हंस रहे होते थे। हाँ ये है, तो वो जेन्युइनली मज़ा आता था। बड़ा उसमें सर बड़े आर्ट फैक्टर भी था, सच्ची बात है। वो एक कमरे में ना, और वो कमरा भी क्या उसकी हालत होती थी, मतलब ये सफाई भी नहीं हम करते थे, उसी में करते। एक खाली कमरा, पहले तो उसमें बेडशीट पड़ा हुआ था, फिर इवेंचुअली हमने उसको खाली करके उधर लक्कड़ का वो वुडन फ्लोर डाल दिया था। 6 हमने स्टूल्स बनाए थे अपने हाथों से, और वो करके हमने जो है वो पूरा उसी में बैठ के बस भी उसी में होती थी और जहाज भी उसी में होता सब। और बल्कि मुझे याद है एक लड़का हमारे ग्रुप में, वो उसके बाल नहीं थे, तो वो एक कैरेक्टर के लिए हमने उसके बाल आने थे, तो हमारे पास विग भी नहीं थी, हमने उसके सारे पेंट कर दिया था ब्लैक कलर। इस तरह के जुगाड़ पे काम चलता था, लेकिन यही बात काम चलता था और उस जमाने में बड़ी उसकी अप्रिसिएशन मिलती थी और वो सब होता था, मजे का टाइम। तो इसी तरह हमने फिर यूनिवर्सिटी के सारे साल हमने यही कंटेंट वगैरह बनाया डिजिटल के लिए, एंड वी पार्टनर्ड विद मल्टीपल ब्रांड्स ऑफ पाकिस्तान, और उन सब के साथ भी मिलके काम किया, तो एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला अप टिल 2015 के जब हमने लॉ स्टूडियो से ब्रेक ले ली। सही। और वो ब्रेक इसलिए थी कि हम ग्रेजुएट कर गए थे 2015 में फास्ट से, और मैं अगर अपना पर्सनली बताऊँ, कोर ग्रुप जो था वो आप कितने लोग थे? कोर ग्रुप वैसे तो लॉल्स में सारे मिलाओ तो 10-11 लोग थे। 11 लोग थे, हाँ, लेकिन रेगुलर जो थे वो पाँच एक तो थे जो रेगुलरली आते थे, 4-5 थे जो कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, विजिटिंग फैकल्टी। हाँ, लेकिन रहते वही थे, मतलब कोई नया बंदा नहीं आता था, उसी में काम होता था सारा। तो खैर अगर मैं पर्सनली देखूं, हर किसी की अपनी रीज़न होंगी वो ब्रेक लेने के लिए, लेकिन मेरी रीज़न यही थी कि आई केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड। और हम्बल नहीं, कौन सा मतलब हम्बल, मैं कहीं से नहीं हूँ ठीक है, मैं कह रहा हूँ मेरा बैकग्राउंड हम्बल। सिटी स्कूल से आप ग्रेजुएट किए यार, वो इसलिए था, मैं बता देता हूँ उसका, क्योंकि मेरे अम्मा अब्बा ये नहीं था कि सिटी स्कूल वॉज जस्ट लाइक दैट कि उन्होंने पढ़ा दिया, वो ये था कि दे इन्वेस्टेड एवरीथिंग इन द चिल्ड्रन, मतलब 2-3 बच्चे हैं, उन्हीं की एजुकेशन पे सब कुछ इन्वेस्ट हो गया, मतलब उसके अलावा हमारे पास वो नहीं था, लग्जरी नहीं थी इस तरह की। लेकिन उन्होंने बड़ी मेहनत की और उन्होंने मेक श्योर किया कि बच्चों को तालीम जो है वो सबसे बेहतरीन मिलनी चाहिए। और मैं सिटी स्कूल को, मैं मार्केटिंग अब मुझे नहीं पता कैसा है, लेकिन उस ज़माने में बहुत अच्छा स्कूल था, मतलब जिस तरह वो स्टूडेंट्स को लेकर चलते थे वो बहुत, इट वॉज वेरी नाइस। दिल से किया उन्होंने और इसलिए मुझे आज तक वो पसंद है। तो खैर एक हम्बल बैकग्राउंड से थे, खाली मतलब अकेला लड़का भी था मैं, मेरे को भाई हैं भी नहीं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इकलौता बेटा होना। हाँ, तो वो एक सर में कांस्टेंट वो होता था कि यार आपने फैमिली को संभालना है, फैमिली को सपोर्ट करना है फाइनेंशियली और वो सारी चीज़ें। तो उस वक्त ज़ाहिर है आपको यही लगता है कि यार अब मैंने डिग्री की है, 4 साल लगाए हैं एक चीज़ में, CS में, इसका स्कोप भी बहुत है और ये भी है सब कुछ, तो आपको परसू करना चाहिए। और डिजिटल मुझे याद पड़ता है कि उस वक्त जो था इतनी स्टेबल फील्ड नहीं थी जितनी आज। यूट्यूब बैन था, कोई इतनी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी कि आप एक सस्टेनेबल इनकम उस वक्त निकाल सकें उससे। तो फिर उसमें यही डिसीजन था मेरा तो कि यार लेट्स फोकस ऑन व्हाट यू डिड इन द यूनिवर्सिटी, और उस प्रोफेशन में कुछ किया जाए। और फिर हम उस प्रोफेशन में निकले, कॉर्पोरेट लाइफ हमने एक्सप्लोर की वहाँ पे। उसमें किधर गए आप सबसे पहले? उस पर मेरी सबसे पहली जॉब थी मेरी एरिक्सन में थी। एरिक्सन एक स्वीडिश कंपनी है नेटवर्किंग की प्राइमरीली, और भी बहुत कुछ करते हैं। और उन्होंने बेसिकली दे वर हैंडलिंग द टेक्निकल साइड ऑफ ईजी पैसा एप्लीकेशन टेलेनॉर की। टेलेनॉर ने आउटसोर्स किया था, वेंडर थे उनके। तो एरिक्सन ने हायर किया हमें टेलेनॉर ईजी पैसा प्रोजेक्ट के लिए। तो उसमें हम मैनेज सर्विसेज का बेसिकली काम करते थे। ऑपरेशंस जो बैक एंड ऑपरेशंस होते थे उस पूरी एप्लीकेशन के, वो वहाँ से हैंडल होते थे, वो सारी चीज़ें होती थी। नाउ आई ऑलवेज वांटेड टू गो टुवर्ड्स द डेटा साइड, लेकिन मुझे याद है उस वक्त डेटा की इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली नहीं, तो मैंने कहा स्टार्ट तो करते हैं, एक्सप्लोर तो करते हैं। तो फिर मैंने साल लगाया एरिक्सन में। वो साल लगाया था? साल पूरा 1 साल
अच्छा, 2-3 महीने 1 जनवरी से 1 जनवरी तक या 1 फरवरी से 1 फरवरी, इस तरह था, पूरा 1 साल था। तो वो एरिक्सन में लगाया और वहाँ पे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ का आपको समझ आया किस तरह डीलिंग होती है लोगों से, किस तरह अपने नेटवर्क करना है, किस तरह मिलना जुलना है, बैठना उठना है, वो सारी चीज़ें समझ आई कॉर्पोरेट लाइफ की। काम में इतना सीरियस में, टू बी ऑनेस्ट, मैं इतना सीरियस नहीं लेता था, क्योंकि मुझे पता था कि वो एक ट्रांजिशनरी चीज़ है, मैंने डेटा की साइड पर आना है। तो लेकिन काम जितना रिक्वायर्ड था उतना ज़रूर किया। ये नहीं कि मेरे परफॉर्मेंस में कोई मसला था, वो इतना किया, लेकिन एंग्जाइटी नहीं ली, लेकिन वो नहीं ली कि यार ये इसमें ही कुछ करना है, क्योंकि मुझे पता था इसमें कुछ करना नहीं है। तो फिर साल बाद टेराडेटा ओपनड अप सम अपॉर्चुनिटीज़, और फिर हमने वहाँ पे अप्लाई किया डेटा की साइड पे आने के लिए, एंड देन आई गॉट दैट जॉब। और फिर मेरी सेकंड जॉब जो थी वो टेराडेटा में थी, जहाँ पे मैंने 3 साल अपनी ज़िंदगी के दिए। और उधर बल्कि आप भी थे, काजी भी था, इमरान भी था, साथ खालिद भी था, बट भी था। हमने पूरा लॉल्स उठा के हमने कहा अब टेराडेटा को कॉन्कर करने की बारी आ गई, तो हम सारे फिर वहाँ चले गए थे। सही हो गया। तुम मेरे से मेरा ख्याल 2-3 महीने पहले शायद टेराडेटा तुमने ज्वाइन की थी। हाँ, मैंने अक्टूबर में, आपने फरवरी में। हाँ, मैंने फरवरी 1 से मैं वहाँ पे। और फिर टेराडेटा में, टेराडेटा डेटा कंसल्टेंसी कंपनी है। और क्या करते हैं वो लोग वहाँ पर? वो लोग किसी भी कंपनी को अगर कोई डेटा सर्विसेज चाहिए, अपना डेटा है, उनके पास डेटा है, उसके डेटा के साथ खेल के कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन निकालनी है विच कैन हेल्प इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, तो उसके लिए वो टेराडेटा की सर्विसेज हायर करते हैं, विच आर द एक्सपर्ट्स ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग। और आजकल तो क्लाउड पे भी वो बहुत ज़्यादा आगे हैं, उस वक्त पे ज़्यादा फोकस वेयर हाउसिंग पे ही था प्राइमरीली। तो वहाँ पे हम गए, फिर वहाँ पे मेरा ख्याल से मैं 1-8 महीने ही टेराडेटा ज्वाइन किया हुआ होगा, तो आई वेंट टू सऊदी अरब। उधर एक बैंक था जिसका प्रोजेक्ट था बेसिकली वही टेराडेटा वेंडर था उनका, तो वहाँ पे काजी शाहजेब। हाँ, 2-3 महीने के बाद मैं उस प्रोजेक्ट पे आई वेंट टू रियाद। फिर वहाँ पे मैं रहा, और काजी भी मेरे साथ था, बल्कि वो भी लॉ स्टूडियोज़ का मैनेजर। काजी और मैं दोनों सऊदीया में हमने बड़ा इंजॉयज की, बहुत मज़ा आता था लिटरली, कि हम दोस्त भी थे, साथ काम भी कर रहे हैं, एक फॉरेन कंट्री भी, हम घूम फिर भी रहे हैं। वहाँ पे तो हम रोड ट्रिप्स लेते थे, हर तो नहीं, लेकिन 2-3 हफ्तों बाद हम वीकेंड्स पे जाते थे। थर्सडे को निकलते थे हम, फ्राइडे सैटरडे छुट्टी होती थी, थर्सडे को हम निकलते थे गाड़ी पे मक्का के लिए या मदीना के लिए। 10 घंटे का वो रोड ट्रिप होता था। पूरी रात ट्रैवल किया आपने, वहाँ पहुँचे, उम्रा किया, अगले दिन वापस। वहाँ तो ये होता था। तो वो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। और काम के हिसाब से भी आपको एक मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट में काम करने को मिलता है, जहाँ इंडिया से भी लोग आए हुए हैं, लेबनान से भी लोग आए हुए हैं, जॉर्डन से भी लोग आए हुए हैं, पाकिस्तान से भी आए हुए हैं, सऊदी भी हैं। तो एक मल्टी कल्चरल सेटअप में आप टेक में काम कर रहे हैं, तो उसका भी बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस था, बड़ा कुछ सीखने को वहाँ से मिला। फिर वो प्रोजेक्ट रैप करके आई केम बैक। सही। कितना अर्सा वहाँ पे रहे आप? वहाँ पे मैं ऑन एंड ऑफ था, क्योंकि मैं आता जाता रहता था उसमें। सही। तो वहाँ पे मैं 5 महीने रहा, लेकिन उस प्रोजेक्ट पे मैं पूरा साल था, जिसमें से 6 महीने मैं यहीं से काम किया था और 5 महीने वहाँ पे किया था। तो ये टेराडेटा बड़ा अच्छा टाइम था। और वो भी फास्ट की तरह की। एंड वैसे मैंने बात की, टेराडेटा का कल्चर बहुत अच्छा है। अगर पाकिस्तान की आप आईटी सेक्टर की बात करें तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट कल्चर्स इन द इंडस्ट्री। वन ऑफ द बेस्ट और दी बेस्ट प्रोबब्ली, बिकॉज़ दी बेस्ट, बल्कि कल्चर वाइज आप उसको डाउट ही नहीं कर सकते, जितने वो प्यार मोहब्बत से रखते थे सबको। और यही होना चाहिए, तभी आपका एम्प्लॉय काम करते हैं और तभी वो आउटपुट अचीव करता है जो आप चाह रहे हैं उससे अचीव करवाना। तो वहाँ का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। सही है। और फिर कब छोड़ा आपने उसको, कौन से साल में? फिर मैंने कोविड शुरू होने से मेरा ख्याल से 1 महीना पहले आई लेफ्ट टेराडेटा, क्योंकि उस वक्त मुझे यही था, मेरा आपको जैसे मैंने बताया, मेरा एक्सप्लोरेटरी नेचर है। थोड़े से बाद मैं ट्राई करता हूँ कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करने की। तो इस वजह से मुझे लगा था कि उस वक्त टेराडेटा में मैंने अभी आई नीड टू एक्सप्लोर मोर थिंग्स एज वेल, स्पेशली बिकॉज मैं चाह रहा था कि मैनेजमेंट और उससे रिलेटेड भी चीज़ों को टच किया जाए और उसके रिलेटेड भी एक्सपीरियंस लिया जाए। डेटा कंसल्टेंसी तो कर ली थी, तो उस वक्त फिर मैंने छोड़ा था। सही। और उसके बाद हम नई जगह पे गए। सही। कहाँ? अब उसमें भी ये था कि एकदम कोविड आ गया था। तो वो सबकी पैक हो गई कि अब क्या करें, क्योंकि मुझे पता होता कि महीने बाद कोविड आना है, मैं शायद ना छोड़। हाँ, डेफिनेटली। क्योंकि उस वक्त यही होता है कि यार स्टेबल जॉब है, वाई क्विट। हाँ, बाद में थोड़ा टाइम गुजर। खैर वो आ गया, अब एकदम से पैनिक सिचुएशन आ गई है, क्या करना है। ये तो एक्सप्लोरेटरी वो तो सब गई ना, अब तो सर्वाइवल की बात आ गई है, करना क्या। तो उन दिनों फॉर्चुनेटली मेरे किसी दोस्त ने मुझे भेजी थी कि यार ये एक जॉब आई हुई है गवर्नमेंट में, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के अंडर डिजिटल मीडिया विंग की एक जॉब है, मैनेजेरियल जॉब थी। और वो यही थी कि आप
उधर आएँ और उनका डिजिटल मीडिया संभालें, उसको बढ़ाएं, सब सारा कुछ करें। तो आई अप्लाइड फॉर दैट जॉब और वो फिर सारा प्रोसेस हुआ, इंटरव्यूज़ करना, आई गॉट सेलेक्टेड। तो वहाँ पे फिर काम हमने शुरू किया। ज़बरदस्त। इस जॉब के बारे में, ये डिजिटल मीडिया विंग वाली जॉब है, इसके ऊपर हर 2-2.5 महीने बाद जो है जी एक कोई वो चल रहा होता है ट्विटर पे, चल रहा होता है, कोई खबर चल रही होती है कि जी आप पीटीआई के वर्कर हैं और आप लोगों की जो ना गैर जानबदार किस्म की तरीके से हो गई है और गलत हायरिंग हुई है। और हमने तो सर नौकरी शुरू भी नहीं की, 1 रुपया भी नहीं लिया, हमें तो आज तक गालियाँ पड़ती हैं कि आप तो आप भी आए थे उसमें 1 महीने की। तो वो यार अच्छा, मुझे समझ नहीं आती इस एलिगेशंस की, क्योंकि अगर आपने इस तरह की बातें करनी है तो एटलीस्ट आप किसी प्रूफ से ज़्यादा भी एक फैक्ट्स पे बेस होनी चाहिए। अब वो हम पे ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगे हैं कि बिकॉज दे हैव जॉइंड दिस डिजिटल मीडिया विंग विच बाय द वे इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर तो फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस चला रहा होता ना विंग, या कोई उस तरह जो डायरेक्टली रिलेटेड टू पीटीआई एक बॉडी होती वो चला रही होती, जैसे सोशल मीडिया टीम पीटीआई की अपनी है, वो तो अपना उससे रिलेटेड कोई चीज़ होती तो समझ भी आती है पीटीआई। अब एक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के अंडर विंग है, जैसे साइबर विंग काम करता है और बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं उसी तरह। रिपोर्ट टू द पीआरओ व्हिच इज अ ब्यूरोक्रेट राइट? पीआरओ नहीं, सेक्रेटरी होंगी ना, सेक्रेटरी ऑफ इंफॉर्मेशन को, वो तो ब्यूरोक्रेट है, वो तो सालों साल से यही है वो लोग सारे। तो वी रिपोर्ट टू देम ऑब्वियसली। और उसमें यही था कि मुझे समझ नहीं आती कि हम पे भी ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाए कि जी ये तो जी पीटीआई के वर्कर्स इन्होंने सारे हायर करनी है। अच्छा, मुझे हम कब से पीटीआई के, कभी आज तक मतलब लिटरली मैं पर्सनली किसी को भी नहीं जानता पीटीआई के जो भी वर्कर्स हैं या लोग हैं उनमें से मैं किसी को भी नहीं। आपको याद होगा जब हमने किया था तो जी एक ट्विटर के ऊपर एक साहब ने आके पूरा थ्रेड किया और उस पर डाला, वो क्या निकाला यार धरने पे गए, अबे पूरा इस्लामाबाद धरने पे गया था। और नहीं, मुझे ये समझ नहीं आती कि एज एन इंडिविजुअल यू हैव द राइट टू सपोर्ट एनी पार्टी एट एनी पर्टिकुलर टाइम। अगर 2013 में फॉर एग्जाम्पल इफ एज अ पाकिस्तानी आई वॉज स्टैंडिंग विद द नैरेटिव ऑफ पीटीआई, फॉर एग्जाम्पल एज अ पाकिस्तानी के जवान लोग हैं यूनिवर्सिटी के, पीटीआई आई, उन्होंने कहा जी उन्होंने हम जवानों को एक वो राह दिखाई, कह सकते हैं कि यार ये तुम्हारे साथ गलत हो रहा है और तुम लोग हमारे साथ हो तो हम इनका काम करेंगे और आप लोगों के साथ चलेंगे। इट वॉज अ यूथ बेस्ड पार्टी और वो सब, हमें भी वो अपील की चीज़ और हम भी उन जलसों में एक आध जलसे में हम भी गए। तो इसका मतलब ये कैसे हो जाता है कि हम पीटीआई के वर्कर हैं, मुझे ये समझ नहीं आती बात। तो खैर उन्होंने वो एक पिक्चर हमारी उठा के लगा दी, ये देखें पीटीआई के वर्कर हैं। दैट वॉज द ओनली प्रूफ दे हैड कि ये पीटीआई के वर्कर हैं। हालांकि कभी भी पीटीआई के साथ किसी और मतलब जो वर्कर्स हैं एक्चुअली उनका तो यार एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ एसोसिएशन होती है, नजर आ रहा होता है, वो पूरे नेटवर्क में इन्फिल्ट्रेटेड होते हैं कि वो पीटीआई के सब लोगों को जानते होते हैं। जाहिर है वर्कर हैं, आप सबको जानते होंगे। अब मेरा कोई एक लिंक निकाल के दिखा दें, आई डोंट नो एनीवन इन पीटीआई बिफोर। जब मैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था तो मेरा तो कोई डायरेक्ट इस तरह का लिंक था भी नहीं। अच्छा, लेकिन बस वो आ जाता है। वो तो आपको ऐसे बस उन्होंने अपॉइंट कर दिया? नहीं, ऐसे अपॉइंट नहीं किया था आपने, कोई इंटरव्यू नहीं हुआ था आपका? अब वो कहते तो यही है, अब पता नहीं क्यों कहते हैं, लेकिन मुझे तो याद है कि जब इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने कहा जी, मुझे कॉल आई। पहले प्रोसेस बताए ना मुझे। प्रोसेस तो यही था, उसने मुझे एक भेजी अखबार की वो थी पिक्चर, जैसे वो टेंडर आता है। हाँ, जो टेंडर आता है कि ये एक जॉब आई है, आपने अप्लाई करना है, इस ईमेल आईडी पे अपने पोर्टफोलियो सेंड करना है। ठीक है। तो वो मैंने अपनी सीवी बनाई, तैयार की, और मैंने वहाँ पे पोर्टफोलियो पे डाली, और फिर मैं वेट करने लग गया टू गेट अ इंटरव्यू कॉल। ईमेल तो सर पीओ बॉक्स किया था हमने जाकर, अगर आपको याद है। हाँ, मुझे सही कह रहे हैं, एक एनवेलप में डाल के ये भी मुझे ख्वारी समझ नहीं आई गवर्नमेंट की कि इस दौर में अब हम ईमेल नहीं कर रहे जॉब के लिए, आप फैक्स से भेज रहे, फैक्स नहीं, क्या कहते हैं, बाय पोस्ट। खैर ये कुछ है, इस पे भी हम बात कर सकते हैं, इन प्रोसेसेस पे भी। लेकिन खैर हमने वो पोस्ट की जाके कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को आपने TCS या किसी के ज़रिए आपने वो भेजनी है। तो वो हमने एप्लीकेशन पूरी भेजी, और फिर मुझे याद है मुझे कॉल आई थी एकदम कि आप बस कल आ जाएं इंटरव्यू के लिए। मैं तो पहले वो हो गए यार, 2 दिन पहले बता देते, थोड़ी बंदा तैयारी कर लेता है। लेकिन उन्होंने कहा आप कल आ जाएं, आपका सुबह 10 बजे आपने पहुंचना है। अब मुझे याद नहीं है टाइम एग्जैक्टली, फॉर एग्जांपल कह देते हैं 10 बजे। तो हम खैर 10 बजे वहाँ पहुँच गए। तो उन्होंने वही एक कमरे में जितने भी कैंडिडेट्स आए हुए थे इंटरव्यू देने के लिए, काफ़ी 25-30 लोग तो उस वक्त थे जो मेरे सेशन में आए हुए थे इंटरव्यू देने, मॉर्निंग सेशन में था। तो खैर उन्होंने हम सबको एक कमरे में बैठा दिया कि आप अब वेट करें अपनी बारी का, जब आपकी बारी आएगी आपको इंटरव्यू कॉल के बुला लेंगे। तो खैर 1-1.5 उस कमरे में हमने वेट किया। जब मेरी बारी आई, 1-1.5 बाद मेरी बारी आ गई। उन्होंने कहा भाई आपका इंटरव्यू होगा। देन आई वेंट इन फॉर द इंटरव्यू। उस पैनल में 8-6-7 लोग तो थे एटलीस्ट, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर साहब भी थे, सेक्रेटरी साहिबा भी थी, DS JS और भी बहुत से लोग होते हैं रेलेवेंट जो मिनिस्ट्री के होते हैं। तो 6-7 लोगों का एक पैनल था, सारे ब्यूरोक्रेट से।
और उन लोगों ने फिर हमारे इंटरव्यूज़ किए और उन्होंने वही डिजिटल मीडिया से रिलेटेड जितने भी सवाल होते हैं, फेक न्यूज़ और वो सारी चीज़ें उन्होंने की, और फिर उन्होंने कहा ओके विल लेट यू नो कि क्या बनता है। ठीक है, फिर वही हम वापस आ गए और हम वेट करना शुरू हो गए कि जी क्या। फिर लकीली कॉल आ गई फॉर द सेकंड इंटरव्यू। 2 इंटरव्यूज़ हुए थे, पहला नहीं। फिर उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए लोग, मतलब फॉर एग्जांपल अगर 100 लोगों ने अप्लाई किया तो 100 में से उन्होंने 20 या 30 लोग शॉर्ट लिस्ट करनी, तो उसमें भी नाम आ गया। देन दे कॉल्ड इन फॉर द सेकंड इंटरव्यू, और सेकंड इंटरव्यू भी फिर हुआ, उसमें मज़ीद उन्होंने ग्रिलिंग की कैंडिडेट्स की, और फिर उसके बाद सिलेक्शन हुई आपकी, और फिर हम भी ज्वाइंट। फिर शुरू के दिनों में तो उन्होंने सारे मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट्स हमें विज़िट करवाया, जिसमें पीटीवी भी था और एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग और बाकी जितने साइबर विंग हैं, उन सब डिपार्टमेंट्स का पता चले हमें कि मिनिस्ट्री काम कैसे कर रही है, क्या प्रोसेस हैं, वो कराया। और उसके बाद फिर फॉर्मली काम शुरू हुआ, जो कि आपको पता ही है कि वो काम यही है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डिजिटल मीडिया पे आपने प्रोजेक्शन करनी है और उनकी डिजिटल मीडिया पे प्रेजेंस को आपने स्ट्रेंथन करना है और मिनिस्ट्रीज की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज डू नॉट अंडरस्टैंड द डीमार्केशन। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मींस द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल, दैट मींस इररिस्पेक्टिव ऑफ हूएवर इज इन पावर, गवर्नमेंट सस्टेन्स, राइट? सो दिस इज, ये बड़ा, क्योंकि उस टाइम भी मुझे याद है व्हेन आई वाज देयर फॉर 2.5 मंथ तकरीबन आप लोगों के साथ, तो लोगों का यही होता था कि जी आप तो पीटीआई की करने चले गए हैं। पीटीआई, यार पीटीआई के अपनी सोशल मीडिया अलग है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, उस पॉलिटिकल पार्टी के अपने सोशल मीडिया के लोग अलग हैं। दिस वाज अ गवर्नमेंट मींस, बल्कि जो पीटीआई के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनकी रीच तो गवर्नमेंट के चैनल से बहुत ज़्यादा है। अगर उन्होंने कुछ करना ही होगा ना, तो उन चैनल्स पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वो गवर्नमेंट के चैनल्स पे क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? मतलब सेंस नहीं बनती ना। अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप कहते हैं यार मुझे अपना मैसेज ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, तो जो पीटीआई के अपने जो सोशल मीडिया पेजेस है, जो उनकी प्राइवेट टीम्स मेरे ख्याल से चलाती हैं, तो उनकी रीच तो फिर बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट के मशीनरी से डिजिटल मीडिया पे, तो वो तो फिर उस पर इन्वेस्ट करेंगे कि मैसेज उनका पहुंच भी रहा लोगों तक, मजीद लोगों तक, तो इट डजंट मेक सेंस। एंड स्टेट की अपनी मशीनरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, अभी वो वाली बात है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जब डिजिटल पे आता है और आके नोटिफिकेशन निकालता है, तो आप कहो कि यार ये देखो जरा, ये तो और यही वजह है, ये पता है, थोड़ा सा हम इधर भी पीछे रह गए। अब जैसे आपने अमेरिका की बात की है, तो वहाँ पे जो उनका डिजिटल मैसेजिंग है ना, वो सेम रहती है। चाहे ओबामा है, वो थोड़ी बहुत वो बंदा आके थोड़ी सी हिलाता है, लेकिन वो जो सिस्टमेटिक एक उनकी वो है ना इमेज बिल्डिंग ऑन स्टेज में, वो सेम रहती है। पूरी दुनिया को दिखाना है कि अमेरिका बहुत फिट है, अमेरिका में सब ओके सीन है, अमेरिका पूरी दुनिया के बारे में सोच रहा है, पूरी दुनिया की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में, कर जो भी रहे हो वो उनका मसला है, लेकिन वो मैसेजिंग यही देते हैं। और यही वजह है कि उन्होंने इसके थ्रू अपना कल्चर एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में की है। पाकिस्तान में कोई ऐसा डिपार्टमेंट है नहीं, या हैं भी, डिजिटल पे इतना नहीं है इस तरह से कि सिस्टमेटिकली काम हो रहा हो कि जो भी गवर्नमेंट आती है, आज पीटीआई की है, कल नून लीग की है, कल किसी और की आ जाती है, तो आपकी स्टेट की तरफ से क्या मैसेजिंग डाल रही है डिजिटल मीडिया पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल टूल आजकल की दुनिया में, और सारे मुल्क जितने भी हैं वो इस पे काम कर रहे हैं। तो आपको भी करना चाहिए, मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए। लेकिन वही वाली बात है, उसको समझा नहीं सके सही तरीके से, उसको बड़ी सिंपल सी, मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग बड़ी सिंपल थी कि स्टेट जो है वो कन्वेंशनल टीवी पे भी बैठी हुई है, स्टेट जो है वो आज तक वो पब्लिक के पास उनका कोई मैसेज पहुंचाना होता है स्टेट ने, तो वो एक नोटिफिकेशन निकालती है कॉम्प्लिकेटेड सी, फिर वो नोटिफिकेशन जो है मीडिया वाले पढ़ते हैं, और वो मीडिया वाले पढ़कर उसको जिस तरह भी घुमा देते हैं, चाहे घुमा दें। दिस वाज अ वे टू फॉर द स्टेट to reach out directly using social media to the public, and for me this was a win for democracy कि स्टेट जो है वो डायरेक्टली अब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करेगी। भाई ये तो जाहिर सी बात है, स्टेट जो है वो कहेंगे जी स्टेट क्रिटिकल नहीं होगी। अमेरिका में जो दिखा दें, आज अमेरिका को एक डिपार्टमेंट दिखा दें जो अपनी मीडिया के अंदर सेल्फ क्रिटिकल हो रहा होता है, ये मीडिया का काम है, नेशनल मीडिया बैठा है बाहर क्रिटिकल हो। देखिए स्टेट का काम है ना, उन्होंने फॉर एग्जांपल एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, एहसास प्रोग्राम, ठीक है। अब बीइंग अ स्टेट्स डिजिटल मीडिया विंग, हमारा ये काम फॉर एग्जांपल है कि आपने एहसास के इनिशिएटिव्स को लोगों तक पहुंचाना है। अब हम आएंगे, हम बताएंगे कि जी स्टेट ये चीज़ें कर रही है एहसास प्रोग्राम के अंडर लोगों के लिए, और ये आप लोग इस तरह इससे बेनिफिट कर सकते हैं, जो आम आवाम है, जो गरीब तबका है, जो कि उससे करना चाहती है। अब स्टेट का काम ये है। अब अगर एहसास प्रोग्राम नहीं काम ठीक कर रहा, तो वो मीडिया चैनल और बाकी सब जो होंगे उसको क्रिटिकली आए, इवेल्युएट करें, और फिर स्टेट से आंसर्स मांगे कि यार ये गलत हो रहा है, किस तरह हो रहा है, और फिर वो आंसर्स दे। डोंट किल द मैसेंजर ना, जिसका काम ये है कि यार स्टेट ने जो इनिशिएटिव लिया है उसके बारे में लोगों को बताए। अब जस्ट बिकॉज आप स्टेट का मैसेज लोगों तक पहुंचा रहे हैं डज नॉट मीन that you are not critical of the state. You could be. आप बैठ के कह सकते हैं कि यार I don't agree
with the things that you're doing, but that's your job, which जो आपने लिए आप उसके पैसे ले रहे हैं कि यार मैंने वो चीज़ को करनी है। बड़ी कन्फ्यूजन है, सिस्टम्स की बड़ी कन्फ्यूजन है। वो यही है कि हाँ कुछ महीने स्ट्रगल करनी पड़ती है। जब भी एक नया डिपार्टमेंट बनता है तो पाकिस्तान में इतना चेंज को लोग सपोर्ट जनरली नहीं करते, आम आवाम भी नहीं करती, गवर्नमेंट में भी नहीं होता, ब्यूरोक्रेसी में भी नहीं, कहीं पे भी नहीं होता। जाहिर है एक नया डिपार्टमेंट बना तो उसको काफ़ी चैलेंजेस वगैरह आए थे, लेकिन आप लोग करते रहे। लेकिन हम लोग करते रहे काम किया हमारा, क्योंकि वही बात है जिससे मैंने आपको बताया ना, लॉल स्टूडियोज़ भी शुरू करने की वजह सिर्फ यही नहीं थी कि बस सोशल मीडिया पे वीडियोस बना के मशहूर हो जाना है। उसकी यही वजह थी कि कोई वैल्यू एडिशन होनी चाहिए। और यहाँ पे भी यही था कि यार एक चीज़ है जिसमें पूरी दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, जो कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया, और पाकिस्तान कहीं भी नहीं है। और बाहर से बैठ के हमारा यही सोचते हैं कि यार ये गवर्नमेंट को इतना आसान है, अपने ट्विटर अकाउंट्स को सेट करे, अपना ये करे वो करे, फिर अंदर जाके फिर ना करे बंदा तो फिर तो अब यही था कि अब इतने साल अगर डिजिटल इंडस्ट्री में काम किया है तो बाय द वे हम भूल गए, हमने लॉल्स बीच में रीस्टार्ट भी किया। डायरेक्ट हम इस पे आ गए। इससे पहले वो भी एक चैप्टर है, चलिए वो भी आप कर लिएगा। तो खैर यहाँ पे भी यही थी कि कुछ जस्ट गिव बैक टू द कम्युनिटी, टू द स्टेट, जिससे हम पले बड़े हैं, जिसके लिए काम करते हैं, तो इसीलिए आए हैं और वही कर रहे हैं। और इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ें हैं जो सेट हुई भी हैं गवर्नमेंट के अंदर भी। डिजिटल मीडिया की इतनी वो नहीं थी नो हाउ और अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक सालों से एक सिस्टम चलता आ रहा है, कोई नई चीज़ आती है तो लोग आएंगे वही करेंगे। तो वो करने की कोशिश भी कर रहे हैं, आगे भी इंशाल्लाह चलता रहेगा। तो वो सब चल रहा है। सही हो गया। अच्छा मुझे बताएं कि तो 2018 नहीं 2019 में आप लोगों ने वापस शुरू किया कंटेंट, जो कि आपने 2015 में छोड़ दिया हुआ था। वो क्यों किया और क्या उसका फलसफा? अच्छा हाँ यही था। 2015 में तो मैंने आपको बता दिया छोड़ने की वजूहात कुछ थी, ब्रेक ली। फिर अब बीच में बहुत दफ़ा ख्याल आया कि यार लॉल स्टूडियोज़ एक अच्छी चीज़ थी, व्हाई नॉट स्टार्टेड अगेन। लेकिन उसमें यही था कि कोई ऐसा आइडिया क्लिक नहीं कर रहा था कि हाँ यार ये चीज़ बनानी चाहिए जिससे कोई फ़ायदा भी होगा, इम्पैक्ट भी होगा, और हमें भी कुछ होगा कि यार कुछ किया है। मतलब जस्ट मेकिंग कंटेंट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग कंटेंट कभी ना किया है, ना उसका दिल चाहता है। तो वो इसलिए फिर वो शुरू बीच में नहीं हुआ। लेकिन क्विट करने के 3 साल बाद फाइनली एक आइडिया आया, जो कि वही था कि फिर से आप भी इंडस्ट्री में देखेंगे कि प्रैंक्स और एंटरटेनमेंट वीडियोस और बहुत सी चीज़ें चल रही थी। लेकिन वही बात है कि इंफॉर्मेशनल कंटेंट फिर भी लैक कर रहा था। या तो इंफॉर्मेशनल कंटेंट आपको वो न्यूज़ चैनल जिसमें हर वक्त लड़ाई चल रही है, वहाँ से इंफॉर्मेशन कम और वो चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, और दूसरी साइड एंटरटेनमेंट बेस्ड या लाइफस्टाइल बेस्ड कंटेंट ही आ रहा था। तो उसमें भी फिर यही था कि व्हाई नॉट स्टार्ट समथिंग जो कि इंफॉर्मेशनल वीडियोस एक डाइजेस्टेबल तरीके में लोगों को दे। तो वहाँ से फिर काम की बात की सीरीज़ शुरू हुई थी, जिसमें हमने डिफरेंट ड्राई टॉपिक्स जिस तरह के इकोनॉमी है या कोई एजुकेशन सिस्टम है या प्रिविलेज यूनिवर्सिटी, मतलब जो टॉपिक्स जनरली लोग इतने आसानी से नहीं देख पाते कि 8 मिनट में क्यों देखूं बैठ के। मतलब उस कंटेंट को फिर थोड़ा सा डाइजेस्टेबल फॉर्म में डम डाउन करके, ताकि लोगों को बहुत सी टेक्निकल चीज़ें, अगर मैं कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हूँ, मुझे लॉ का नहीं पता होगा, तो जाहिर है उसको मुझे कोई डम डाउन करके समझाएगा तो ही मुझे समझ आएगी अच्छा उसकी इंट्रिकेसीज क्या है। तो वही हमने किया। उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी थी, क्योंकि उन चीज़ों को समझना, उन पर रिसर्च करना और फिर एक डाइजेस्टेबल फॉर्म में लोगों को देना, वो भी एक टास्क था, चैलेंजिंग टास्क था। और लेकिन वो बड़ा अच्छा हुआ, क्योंकि मुझे याद है हम जब बैठे हुए थे पहली एपिसोड कर रहे थे पहले, तो हमें तो यही था कि 3 साल से पेज पे एक पोस्ट नहीं हुई, तो एक डेड पेज है, उस पर कितना ही लोग देख लेंगे। तो हमने टारगेट रखा था कि पहली वीडियो 30,000 व्यूज़ अगर हो गए तो विल कंटिन्यू मेकिंग दीज वीडियोस। मुझे याद है पहली वीडियो ही 1 मिलियन क्रॉस करी। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो फट गई थी पहली रात को, ये टोटली अनएक्सपेक्टेड। और फिर जाहिर है वो हमने फिर वो सीरीज़ शुरू की, वो काफ़ी अरसे तक की हमने। और फिर उसमें मुझे यही लगता है कि अगर आप फिर से कभी लॉस शुरू करेंगे तो उसमें आप फिर से एक नए एंगल लाने की ज़रूरत है। ट्विस्ट होगा। हाँ, क्योंकि वो भी करके अब थोड़ा वो रिडंडेंट हो गया था वो कंटेंट भी। वो बनाते रहो, चलती रहेगी दुकान, वो तो एक अलग बात है, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन और वो सारी चीज़ें भी बड़ी ज़रूरी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। उस पर आई वाज एक्सपेक्टिंग कि और कोई पॉपअप हो जाएगा, अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं। बड़ा सिंपल सा मॉडल था वो, और नहीं हुए हैं पॉपअप हुए हैं, वो मेन स्ट्रीम नहीं हो पा रहे। अच्छा ठीक है, मतलब वो जो उस तरह के जो उस तरह की फॉर्मेटिंग में लोगों ने और बनानी शुरू की है ना, उसमें मैंने देखा था वो मेन स्ट्रीम नहीं हुए। उनको बड़ी नीश है, छोटे मतलब छोटी नीशेस में अभी वो खेल रहे हैं। अच्छा, कि मतलब 50,000 या 30,000 व्यूज़ या 40,000 व्यूज़ मैक्सिमम। हाँ, मतलब लेकिन इस तरह का कंटेंट 3-4 लोग बना रहे हैं। अच्छा, लेकिन वो जाहिर है वो मेन स्ट्रीम नहीं हो पाया। उसकी भी टाइम की बात है, हो जाएगा इंशाल्लाह, वो हो जाएगा। मतलब जनरल एवोल्यूशन तो यही है कि एंटरटेनमेंट के बाद लोग
वैल्यू एडेड कंटेंट पर आते ही हैं, जिस तरह हमने बाहर भी वेस्ट में भी देखा कि वहाँ पे एंटरटेनमेंट भी चलती है, नो डाउट उसकी भी ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक नीड है, तो वो इंशाल्लाह बढ़ेगी वक्त के साथ साथ पाकिस्तान में भी। तो उसके बाद फिर अब आप इस टाइम पे वेयर आर यू एट इन योर लाइफ, हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 29. 29, turning 30 very very soon. Yeah. That's always a turning point obviously for any person. 3 decades हो गई हैं इस लाइफ में. 3 decades हो गई हैं, आधी ज़िंदगी आपने गुजार ली. तो कैसी जा रही है सर ज़िंदगी? सर यही था कि अभी तक तो छड़ा लाइफ थी, हमने भरपूर तरीके से एंजॉय किया है, उसमें सारी चीज़ें खेला कूदा एक्सप्लोर किया, इधर उधर निकल गए, दिल नहीं चाह रहा उधर चले गए, दिल नहीं चाह रहा इधर चले गए। लेकिन अब पिछले साल हमारे साथ पिछले साल नहीं इसी साल, अभी नहीं शायद हो सके कि जब अपलोड हो तो पिछला साल तो पिछले साल ये हुआ था कि हमें खातून पसंद आ गई। अच्छा। जिससे हमने कहा कि वाई नॉट इनसे शादी क्यों ना की जाए। इश्क के बाद शादी, इश्क तो ज़रूरी होता है शादी करने के लिए। तो हमने कहा वाई नॉट शादी करनी चाहिए। हमने उनसे बात की और हो गया। अच्छा। हमने पहले तो खातून से बात की कि ये है प्रपोजल, मतलब इस तरह कुछ बन सकता है सिस्टम। तो उन्होंने भी कहा हाँ बड़ा फिट सिस्टम बन सकता है। फिर हमने उनके अम्मी अब्बू से पहले अपने अम्मी से बात की, फिर उनके अम्मी हो गया, तो शादी हो गई। तो अब शादी के बाद आपको पता ही होगा, आप तो मेरे से बेहतर जानते हैं कि आपकी लाइफ बिल्कुल ही चेंज होती है, पलट जाती है। चेंज छोटा वर्ड है मेरे ख्याल से। मैरिड लाइफ को बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो क्योंकि आप जिस स्कोप से आप दुनिया को देखते हैं वो स्कोप एकदम आपका बदल जाता है। आप एक डिफरेंट नज़र से पूरी दुनिया को देखना शुरू हो जाते हैं उसके बाद। तो अब वो हो गया, तो अब उस नई लाइफ की हम चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं आजकल। यहाँ पर हैं हम आजकल कि अब वो नई लाइफ है, उसमें क्या करना है, उसमें कैसे चलना है, उसमें क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्या चीज़ें अच्छी होती हैं, क्या बुरी होती हैं, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी स्टूडेंट हैं हम, अभी आप स्टूडेंट उस लाइफ के हम स्टूडेंट हैं जिसके आप मास्टर तो बन चुके होंगे। अब तो आपका बच्चा भी तो खैर हमारी फिर से वो तीसरा जो अब आपका वो बच्चे का आ गया, वो मेरे बच्चे का टर्न अराउंड आया। बस हम उस जिंदगी को समझ रहे हैं, आप इस जिंदगी को समझ रहे हैं जिसमें एक बच्चा भी आ गया, जिसमें अब आपकी लाइफ नहीं है, अब आपकी लाइफ उस बच्चे के लिए। हाँ ऐसा ही है। बड़ा वो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट जो आता है, बिकॉज आप जितने भी वो हो, सडनली जब बच्चा आता है तो ऑटोमेटिकली आई थिंक बायोलॉजिकली ऐसा है कि आप बस उसी के अराउंड घूमना शुरू हो जाते हैं, आपको कुछ और ज़्यादा सोच नहीं आती। होता कैसा ही है वैसे, अगर बच्चा आ जाए आपकी लाइफ में तो क्या आपकी लाइफ क्या हो जाती है? मतलब यार इसके दो पहलू हैं। और क्यों हो जाती है? मतलब एक बच्चा है, उसको ठीक है आपने बड़ा करना है, सब कुछ करना है। मैं पूछ रहा हूँ एज अ लेमैन, क्योंकि मेरा बच्चा नहीं है इसलिए मुझे कुछ नहीं पता। आई एम श्योर आपकी ऑडियंस में भी ज़्यादातर के बच्चे नहीं होंगे। एज डेमोग्राफिक आपकी ऐसी है, ऐसी है जिनके नहीं होंगे, तो आई एम श्योर वो भी ये सोच रहे होंगे कि क्या मतलब एक बच्चा आ गया ठीक है, लेकिन आप एक इंडिविजुअल भी हैं एट द सेम टाइम। और मुझे लगता है कि वो रहना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप खुद खो जाएं, अपना अपनायत खो जाएं, तो आप बच्चे को क्या दे पाएंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। आई थिंक दो पहलू हैं। पहला पहलू एक अच्छा पहलू है, एक बुरा पहलू। अच्छा पहलू जो है पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा पहलू ये है कि आपकी ज़िंदगी में ना आपको एक्चुअल मीनिंग मिलता है बच्चे के बाद। बच्चे से पहले आप इधर उधर मंडलाते रहते हैं, आप कहते हैं अच्छा पता नहीं मैं ये कर लूँगा मुझे उससे खुशी मिल जाएगी, मैं वो कर लूँगा मुझे उससे खुशी मिल जाएगी। आप काफ़ी दफ़ा इस तरह भी होते हैं कि यार मैं तो बस जो है जी फ़लसफ़ा और पैशन और ये और वो, और मैं इस तरह बच्चा आता है तो नाउ यू रियली हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यू नीड टू लिव योर लाइफ फॉर। और उसी के साथ साथ जब बच्चा आता है ना तो आपकी ज़िंदगी में तो सडनली आपको अपनी मॉर्टैलिटी का फॉर सम रीज़न आई डोंट नो मॉर्टैलिटी का ख्याल आने लग जाता है, ख्याल आना शुरू होता है कि यार आई एम नॉट गोइंग टू लिव फॉर एवर एंड आई नीड टू मेक श्योर कि एक रिस्क वर्जन आना शुरू हो जाती है। आपको होता है कि मैंने इसका ख्याल रखना है, मैंने इंश्योर करना है कि ये प्रोटेक्टेड रहे जब मैं नहीं होऊंगा, ये वो सारा का सारा छोटी छोटी चीज़ें जस्ट विद द वे दैट योर डे टर्न्स अराउंड व्हेन यू हैव अ चाइल्ड कि आपके बहुत बुरी मुश्किल दिन होगा, उसकी एक स्माइल, ये बड़ी क्लीशेड बातें सब लोग करते हैं बट दिस इज़ एक्चुअली ट्रू। इसी के साथ साथ आई थिंक, और मेरे लिए तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि जो जिस दिन जो बेबी आया है और यू नो द फर्स्ट टाइम ही क्राइड एंड द फर्स्ट टाइम आई सॉ हिम एंड वो बिल्कुल ब्लू होता है पहले और फिर आहिस्ता नॉर्मल हो रहा होता है। इट्स अ फीलिंग, इट्स अ सेपरेट फीलिंग। वो नहीं समझाई जा सकती है। वो ज़िंदगी आपकी उस मोमेंट से, उस दिन से भी नहीं, उस मोमेंट से पहले की ज़िंदगी एक होती है और उस मोमेंट के बाद की ज़िंदगी एक होती है। तो इट्स अ वेरी मैजिकल थिंग। इंसान के अंदर ऐसी एनर्जी आती है जो कि आपने कभी सोची भी नहीं होती। इंसान ऐसी चीज़ें करता है जो कि कभी पूरी ज़िंदगी कहता रहता है कि यार
ये तो मैं कर लूँ, कभी मर के भी नहीं करूँगा। या फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि यार ये अपने लिए नहीं बंदा करता कि यार ये चीज़ तो मैं अपने लिए बना, वो अपने बच्चे के लिए ज़रूर करते हो। तो बड़ी मज़े की वो है। जो डाउन साइड तो मैं नहीं कहूँगा, बट जो चैलेंजिंग साइड है, वो चैलेंजिंग साइड ये है कि यार वो बच्चा सिर्फ आप पे डिपेंडेंट है, और वो वाकई ही आप पे डिपेंडेंट है पेरेंट्स के ऊपर। और वो बहुत इट्स टायरिंग, जाहिर है इट इज़ टायरिंग। आई मीन वो जो है ना, मैं आपकी पूरी ज़िंदगी में आपके पास वो कोई भी मोमेंट आया ही नहीं है जिस पे आपके ऊपर कोई इतना डिपेंडेंट है कि आप ये नहीं कर सकते कि आप थक हार के आपकी हालत टाइट होगी, क्योंकि जाहिर है जब हालत टाइट होती है ना तो मियाँ बीवी दोनों की होती है। अब दोनों थके हुए हैं, जलील हो गए हुए हैं, लेकिन उसको अटेंड करना है, आप क्या कर सकते हैं? आप उसको छोड़ भी नहीं सकते। आप उसको कोर्ट में छोड़ दें अकेला, तो वो तो इधर उधर रोता रुलाता अपने आप को हर्ट कर लेगा। आपने उसको बहलाना है, ये करना है, वो करना है। आप अपने घर वालों को नहीं दे सकते, बिकॉज दे विल नेवर ट्रूली बी एबल टू अंडरस्टैंड। वो भी थोड़ी देर में हो जाएंगे कि यार बच्चा तुम्हारा है, मेरे सर पे क्यों डाला है, यू नो। सो वो इट ड्रेन्स द एनर्जी आउट ऑफ यू एट टाइम्स। उस पर मैंने खैर सुना है कि 2 साल तक का, जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो फिर वो 8-8 घंटे पूरा लंबा सोता है, तो तब तक का इंतज़ार है। अच्छा, लेकिन इसमें आपने एक बात की कि आपको चाइल्ड बर्थ के बाद मोर्टेलिटी का अंदाज़ा होता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं और आप कहते हैं मैंने कुछ बनाना है इसके लिए ताकि ही कैन हैव अ कंफर्टेबल लिविंग। ठीक है, अब इससे एक और वो साइड है कि फलसफे वाली बात है, इफ़ यू अलाउ, अगर आप चाहें तो। हाँ, अच्छा, उसमें ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोगों को ना अपनी मॉर्टेलिटी का एहसास नहीं होता। हाँ, ठीक है, एंड वी लिव लाइक वी आर हेयर फॉर एवर। और उसकी वजह से ये होता है कि हम हर चीज़ की ऐसे टेंशन लेते हैं, मतलब कुछ भी अगर ख़राब हो जाए आपकी लाइफ में तो हमें ऐसा लगता है यार शिट, ये तो ख़राब हो गया, क्यों हो गया, और हमें एंजाइटी हो रही होती है आप क्या करेंगे, और टेंशन हो रही होती है। लेकिन अगर आप उसकी फ्लिप साइड पे अगर आप लॉन्ग टर्म में ये सोच सकें यार आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा वो है, अनप्रिडिक्टेबल है, कि वल्नरेबल है, आपको पता ही नहीं है कि फॉर एग्जांपल आप कल नहीं रहेंगे या आप परसों नहीं रहेंगे, तो आप इतनी टेंशन और इतनी एंजाइटी जो आपने पाली हुई है वो किस चीज़ की। ठीक है, तो मैं बड़ा उसका सपोर्टर हूँ कि आपको ज़िंदगी कोशिश करनी चाहिए। ज़ाहिर है हर वक्त पॉसिबल नहीं होता, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि आप प्रेजेंट पे फोकस करें, ना कि आप अपने पास्ट और फ्यूचर के गोस्ट से हॉन्टेड होके पूरी ज़िंदगी अपनी गुजार दें, क्योंकि उसमें ये होता है क्योंकि उसमें एक तो आ जाता है आपका फियर। ठीक है, फियर ये है कि कुछ गलत नहीं होना चाहिए, फियर ये है कि मैं गलती कर नहीं सकता, कुछ गलत नहीं हो सकता, और कुछ भी बस सब सही होना चाहिए। और सब सही जब नहीं होता है तब आप टेंशन में आते हैं, आप डिप्रेशन में जाते हैं, आपको एंजाइटी होती है, आपको परेशानी होती है। और अगर उसके बजाय आप ये सोचना शुरू कर दें कि यार मेरी लाइफ कभी भी ख़त्म हो सकती है, तो अगर ख़त्म हो गई कल परसों, तो वुड यू वांट कि आपका आखिरी दिन इस एंजाइटी और इस परेशानियों और इन सारी मसलों में गुजरे, या आपका आखिरी दिन इस तरह गुजरे कि हाँ ठीक है ये लाइफ में मसले होते हैं, हम देखेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम इस पर काम कर लेंगे, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है, लेट्स थिंक अबाउट कि इसको सॉर्ट कैसे किया, हाँ उस पर जाना चाहिए। तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि प्रेजेंट में बंदा रहे, और जितना ज़्यादा प्रेजेंट को अपने मैक्सिमाइज आप कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपका फ्यूचर भी बनता है। अच्छा, ये बात आपकी बिल्कुल बजा है, और ख़ासकर ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो पुरानी जनरेशंस का यही था कि वो देखो बड़े रिस्क अवर्स और बड़े कॉन्स्टेंटली उसमें रहे कि पूरी ज़िंदगी। और सच्ची बात है कि हमें उसको ऑनर भी करना चाहिए कि हमारे बड़ों ने इस तरह किया कि अपने आपको सेक्रीफाइस किया और पूरी ज़िंदगी लगा, और उससे हमें बड़ी कंफर्टेबल सिचुएशन मिली हमेशा से, यू नो, हम रिलेटिवली बहुत बेहतर उसमें रहे। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये लगता है, मैं अपने पेरेंट्स को भी जब देखता हूँ कि यार उनको शायद थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंसेस भी इन्वेस्ट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बहुत सेल्फ सैक्रिफाइसिंग लाइफ गुजारी है ना। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि अगर अल्लाह ने एक ऑल माइटी बीइंग है, उसने एक दुनिया बनाई है, उसमें एक उन्होंने कहा जी कि अशरफुल मखलूक़ात है, बेस्ट ऑफ द क्रिएशन है, तो मेरा नहीं ख्याल कि बेस्ट ऑफ द क्रिएशन को सिर्फ इसीलिए बनाया गया है कि वो अपनी पूरी लाइफ बस सिर्फ काम करें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाएं और सब कुछ अच्छा करके चले जाएं। मेरे ख्याल से एक्सप्लोरेशन भी होनी चाहिए अपने सेल्फ की, कि अल्लाह ने अगर आपको कुछ चीज़ें दी हैं, दिमाग दिया है, कुछ करने की सलाहियतें दी हैं, तो वो क्या है, उनको एक्सप्लोर किया जाए। लेकिन वो आप सब मार देते हैं इस रेस के अंदर। और उसमें वो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात है बड़ी अच्छी आपने की, क्योंकि इससे और बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप रहते हैं ना प्रेजेंट में, हो सकता है आपको स्टूपिड डिसीजन ले लें, हो सकता है आपके हालात कभी थोड़े डाउन हो जाएं, कभी थोड़े हालात अप हो जाएं। आप जब प्रेजेंट में रहते हैं ना, आप ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। आपके अगर हालात ज़्यादा बेहतर जा रहे हैं
तो आप कहेंगे ठीक है यार, आजकल हालात खुश होते हैं, आप खुश होते हैं, आप कहते हैं मैं खर्च कर सकता हूँ, मैं खर्च कर लूंगा। कल आपके हालात थोड़े से डाउन हो जाते हैं, आप कहते हैं यार आजकल हालात ऐसे, चलो कोई नहीं, कल बेहतर होगा, कल बेहतर होगा। अब पहले हम जा रहे थे बड़े रेस्टोरेंट जाके बैठे हुए थे, बड़े कपड़े खरीद रहे थे, अब जाते हैं फयाज गारमेंट जाते हैं, सूप पीते हैं ठेले का और जिंदगी गुजार। यार मेरे तो वन ऑफ द बेस्ट टाइम मेरे तो चाय के ढाबों पे गुजरे हैं, 20 रुपए वाली चाय पे, तो मतलब वो भी किया जा सकता है। यू कैन ऑलवेज गो अप एंड डाउन। और वो जो सेंस आती है ना, वो आती है इस वजह से बिकॉज आपने ज्यादा सोचा ही नहीं। अगर आप कॉन्स्टेंटली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे लगे रहेंगे तो आप तो थोड़ा सा नीचे होंगे, आपको कहा अरे मैं तो जी लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरे दोस्त कहाँ जा रहे हैं, वो देखो आगे निकल के, वो वाली टेंशन मेरे ख्याल से इररिलेवेंट है थोड़ी सी, क्योंकि बहुत ये क्योंकि यंगर काफ़ी एक यंगर एज में कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हो गए थे जिसके वजह से हार्ड वायर हो गई हैं चीज़ें दिमाग में कि यार कोई भी चीज़ हो जाती है ना, मसले आ जाते हैं तो मैं ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि उसका यही रीज़न है कि यार वो सीरियस लेकर फ़ायदा क्या है, मतलब टेंशन लेकर मुझे क्या मिल रहा है, तो बस फिर उसको ईजी रखें तो बेहतर से जिंदगी गुजर जाती है। इजी वाले जो है ना जनरली वैसे वो जनरली राइज भी ज्यादा करते हैं, क्योंकि जो ज्यादा एंजाइटी में होते हैं ना, वो एंजाइटी की वजह से पुअर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, और वो रिस्क भी नहीं लेंगे ना कोई भी, और जब आपको कहीं ना कहीं तो रिस्क लेना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, कुछ तो करना पड़ेगा ऑर्डिनरी से हट के, कंफर्ट जोन से निकल के जो आपको आगे लेकर जाएगी चीज़, और हो सकता है ना लेकर जाए, लेकिन कल को जब आप पीछे देखेंगे ना तो आपको होगा यार जिंदगी में कुछ किया है, कुछ ट्राई किया है, कुछ एक्सप्लोर किया है, एक आप स्टोरी से भरी हुई आपकी लाइफ। मैं अवीची का गाना सुन रहा था कौन सा गाना सुन रहे थे? नाइट्स नामक गाने का, मुझे कहते हैं माय फादर so live a life you will remember, तो कि आप ऐसी जिंदगी तो जियो ना कि जो आपको पीछे देखकर आपको हो यार हाँ यार अच्छी जिंदगी जिए। मैं इसमें मुझे मेरा दोस्त याद आता है बड़ा, आज मैं उसकी स्टोरीज देख रहा था, मुझे बड़ी खुशी हुई, सच्ची बात है, मुझे बड़ी मजे की फील आई उसकी। वो जर्मनी में होता है आजकल, मेक्सिको में, वो अरसल, मैं अरसल जाले स्टोरी देखी आपने उसकी? भाई ही इज लिविंग हिज लाइफ सर, कमाल जिंदगी है, बहुत बेहतरीन, शाउट आउट टू अरसल। वो अगर पाकिस्तान है वैसे उससे पॉडकास्ट करो, इंटरेस्टिंग होगी, बिकॉज द स्टोरीज ही हैव, और ट्रैवलिंग की इतनी ज्यादा ट्रैवलिंग मैं नहीं किसी बंदे को जानता जिसने की होगी, और जिसने ना सिर्फ ट्रैवलिंग यार, इस्लामाबाद में आपको याद है, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं, ये भाई जो हैं ये हमारे साथ होते थे फास्ट में, लॉल्स का भी पार्ट थे, सारा कुछ था, यहाँ से ये गए मास्टर्स करने के लिए जर्मनी। कोई भी पाकिस्तानी सोच वाला इंसान होगा वो कहेगा कि जर्मनी पहुंच गए हैं, अब 18 घंटे नौकरी कर, किसी तरह मास्टर्स करना है, फोकस करना है, जिंदगी बनानी है, हाँ, और जो नौकरी ऐसी करनी है कि जो सबसे बड़ी कंपनी में सबसे ज्यादा पैसा 18 घंटे काम करो, और वो कर सकता था क्योंकि ही वाज वेरी स्मार्ट, ही वाज आल्सो वेरी स्मार्ट, काम में भी अच्छा था। बट वो जब इस्लामाबाद में ही था ना, तो वो मुझे एक दिन आया इस्लामाबाद में, कहता है मैंने ज़ुम्बा सीखना है। तूने ज़ुम्बा क्यों सीखना है, तू पागल है? मुझे ज़ुम्बा क्या होता है? डांस। अच्छा, मुझे डांस टाइप है। अच्छा, ज़ुम्बा सीखना है और सालसा सीखना है और ये करना है और वो करना है। तो मेरे दिमाग में मुझे मतलब था कि बड़ी अच्छी चीज़ है, इंटरेस्टिंग बात है, हॉबीज अच्छी है, बट मुझे था इस्लामाबाद में कौन सिखाएगा? अच्छा, मुझे पता नहीं लगा, उसने कोई क्लास ढूंढी, उसने सीख भी लिया, ये वो मुझे नहीं पता सीखा कैसा सीखा, किस लेवल पे सीखा। अभी वो एक तो फिर वो जर्मनी जब गया ना तो उसने क्या किया कि पढ़ाई के साथ उसने पढ़ाई कंप्लीट कर ली, आई थिंक उसने पढ़ाई भी कंप्लीट, उसने वो जो ज़्यादातर लोग ये करते हैं जर्मनी जाते हैं, उनकी कोशिश होती है कि साल के अंदर मास्टर्स कर लें, जितनी जल्दी से जल्दी कर लें। हाँ। उसने एक्चुअली प्रोलॉन्ग किया अपना मास्टर, उसने 2 साल में या साल में नहीं किया, उसने कम कोर्सेज लिए और उसने अपना मास्टर प्रोलॉन्ग किया। और उसकी रीज़न मेरे ख्याल से यही थी कि वो साथ साथ लाइफ भी इंजॉय करना चाहता था, और वो उसने नौकरी पकड़ी छोटी सी, जो हफ्ते में 2 या 3 दिन वो नौकरी करता था। हाँ बिल्कुल। और वो उसको इतना फंड कर देता था कि वो हर थोड़े से बाद उठ के एक नई कंट्री ट्रैवल करता था। वो अफ्रीका भी गया है, वो एशिया भी घूमा है, वो साउथ अमेरिका भी घूमा है, वो अमेरिका मेरा ख्याल जा रहा है, इसके बाद वो कनाडा भी घूमा है, वो लेकिन वो पता नहीं कौन सा नाइजीरिया तो कीनिया और पता नहीं क्या क्या घूम चुका है। उसके इंस्टाग्राम में बोलता हूँ, कभी वो किसी क्रूज शिप में होता है, कभी वो किसी और, कभी किसी क्रोकोडाइल के सामने बैठा होगा, कभी किसी स्वाम्प में बोट कर रहा होगा, कभी किसी लेक में छलांग मार रहा होगा। और अभी एक है बस, मैं उसको कहता हूँ तुमने शर्ट पहनना छोड़ दिया, क्योंकि अब वो शर्ट नहीं पहनता, लेकिन वो अच्छा खूबसूरत लगता है, उसने इतनी बॉडी बनाई है तो शर्ट अजीब लगूंगा, वो अच्छा लगता है डेफिनेट। बट उसी के साथ साथ वो जो है जी, वो आज मैं देख रहा था वो किसी क्रूज शिप में था या कहाँ पे था, तो वो सालसा कर रहा था यार, क्या डांस कर रहा था वो, मेरी ब्लास्ट हो गई प्रॉपर भाई, प्रॉपर it was wow and so I mean you know that's a life, that is a life well lived। अब वो जब सेटल होगा ना, जब भी जिंदगी में कहेगा यार मैंने रिलैक्स करना है, क्या कहानियां होंगी बच्चों को सुनाने के लिए। बिल्कुल, यू नो आप अपनी जिंदगी में सुबह शाम 9 to 5 क्या 9 to 12 रात तो आप क्या सुनाओगे 10 साल बाद? मुझे तो यही लगता है। तो वो करना जरूरी होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो आपको चाहिए होती है, ठीक है, आप वो करो,
और उसके साथ लेकिन अपने आप को मारो नहीं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि अपना साथ अपने लिए भी कुछ ना कुछ करो। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सच्ची बात है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया शहबाज भाई, आप मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे आके ये मुद्दा उठाया। वजह उसकी ये है कि हमारे पास भी बड़े ऐसे लोग आते हैं जो भी कहते हैं जी हम फ्रीलांसर हैं, इतने हमने पैसे कमाए, बड़ा अच्छे कमाए उन्होंने पैसे, फिर हम कहते हैं जी हमने इतनी बड़ी कंपनी बना ली, हमने ये कर लिया। अच्छा, जब ये कंटेंट बार बार देखा जाता है ना, तो बार बार दिमाग में ये लगता है कि यार शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं कितना अनअकम्प्लिश्ड हूँ, मुझे और करना, हसल कल्चर जिसको हम कहते हैं। अच्छा, कहानियाँ सुनाने का मकसद मेरा ये नहीं होता कि यार आप लोग बेवकूफ़ बैठे हैं, फारिग बैठे हैं और बस आप वही करें, बस लग जाएं जी, अब आप भी लग जाए सुबह शाम, आप स्टार्टअप का आइडिया सोचें, ये करें वो करें। मकसद ये होता है कि यार अगर आपके दिमाग में कुछ क्लिक करता है तो कर, नहीं करता तो टेक इट इजी, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये ना, इजी रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बहुत से मेजॉरिटी ऑफ स्टार्टअप मैंने ये भी देखे ना कि वो लोग अपने पैशन के अराउंड बिल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको वो पागल है गेम डेवलपमेंट के पीछे या ग्राफिक डिजाइनिंग के पीछे, उसका पैशन है आर्ट, उसका शौक है, तो वो उसमें हसल करे। उसको पहली बात है एक तो उसमें भी मजा आएगा यार, उसमें ना वो हसल, हाँ वो उसमें हसल नहीं लगे, हसल नहीं लगे। मैं देखिए मैंने 16-18 घंटे काम किया है, मुझे पता भी नहीं लगा मैं काम कर रहा हूँ। मुझे लगता था मैं 3 घंटे मैंने काम किया, बाकी टाइम मैंने इधर इस टीम से बात कर ली, मीटिंग कर ली, वो मीटिंग मुझे काम नहीं लगती थी। बात ये है कि प्रेशर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि लोगों को ये लगना, सोशल मीडिया की वजह से ये लगना शुरू हो गया है कि यार हम लोगों को हम गलत कर रहे हैं, हमारी 8 घंटे की नौकरी है, हम तो वेस्ट हैं। अगला देखो जरा 12-12 घंटे 16-16 घंटे, यार अगले के पास कुछ अगर है तो वो कर रहे हैं, आपके पास नहीं है तो इट डज नॉट मीन यू आर अ बैड पर्सन, या आप कुछ गलत कर रहे हैं। प्रेशर में नहीं आना चाहिए, और उसमें नहीं आना चाहिए कि यार आई नीड टू जस्ट डू समथिंग और डू मोर, अपने आपको दोस्तों से कंपेयर कर रहे हैं या अपने सोसाइटी से कंपेयर कर रहे हैं। कुछ नेचुरली अगर आ जाए तो आपको करना चाहिए। और वो इसमें ये भी आप कर सकते हैं कि कुछ आप वो कर लेना, क्या आप ये कर लें यार ठीक है अब मैं 6 महीने फुल हसल कर रहा हूँ ये वाली, ठीक है आपने की साल हसल की, फिर आप थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी बीच से निकाल लें कि अच्छा साल मैंने ये किया है, इसमें रिगरस उसमें लगाऊं, काम के लिए जरूरी था, पैसे कमाने थे, वो किया है, अब थोड़ा सा मैं थोड़े 2-3 महीने के लिए अपना ईजी हो जाऊँ, अब मैं थोड़ा एंजॉय, वो बहुत जरूरी होता है, ये वरना किस काम का। अब जिस तरह मेरा एक दोस्त आया, बड़ी अच्छी उसने बात बोली, वो कहता है यार अपनी ना इंसान को अपने दिमाग में एक इमेज बनानी चाहिए कि मेरे हिसाब से एक अमीर आदमी क्या होता है। हर इंसान, कोई भी इंसान अपने लिए तो अपना बनाता है, राइट। वो तो कहता है कि यार हम तो बेचारे मिडिल क्लास है, बाकी सारे तो अपने रिलेटिव है। वो बंदा जिसके लिए जो अमीर है वो एक डेफिनेशन बनाए और वो अपनी जिंदगी में बैक ट्रैक करके ना उसका एक प्लान बना ले। मुझे जिस चीज़ से थोड़ी वो होती है ना कि पैसा is a great thing to have, it's a good thing। मैं बार बार ये कहता हूँ चाहिए, आप पैसे बनाएंगे तो आप अच्छी चीज़ें खरीद भी सकेंगे, अफोर्ड भी कर सकेंगे, वो सब है, बिल्कुल है। लेकिन आपको ना थोड़ी सी एक बेस लाइन लिमिट होनी चाहिए, जिस लिमिट के बाद आपको कम से कम आप शीशे में खड़े होकर अपने आप को बोल सकेंगे भाई तूने कर लिया, ठीक है, अब परेशान होने की जरूरत नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ क्या इंसान की नेचर है कि जब उसके बाद एक चीज़ आती है तो ही मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड टू द नेक्स्ट वन। एंड वो जिस कहते हैं ना, मेरे पेरेंट्स कहा करते होते थे कि हवस इंसान की कभी ख़त्म नहीं होती। अच्छा, मुझे लगता है कि हवस भी यार थोड़ी सी कंडीशनिंग हुई है हमारी, क्योंकि जो सब कॉन्टिनेंटल कल्चर है ना, इसमें आप इंडिया पाकिस्तान स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो बचपन से हमेशा आपका, अगर आपके 90 मार्क्स आते हैं तो आपको कहा जाता है यार 95 आने चाहिए, आपके 95 आते हैं तो आपको कहा जाता है 98 आने चाहिए, 80 आते हैं आपको कहा जाता है 85 आने चाहिए, इट्स नेवर गुड इनफ। तो वो एक कंडीशनिंग आपकी हो जाती है और वो फिर इस चीज़ के अंदर भी आ जाती है कि अब मैंने इतना पैसा कमा लिया, ये नहीं ठीक, मुझे इतना कमाना है, मैंने उतना कमा लिया। आप कभी सेल्फ अपने आप से सेटिस्फाई नहीं होगे कि आपको लगेगा नहीं कि यार आपने कुछ अच्छा कर लिया है, दैट्स गुड, आगे और करेंगे ज़रूर, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आपने की। आप कभी नोटिस करें शहबाज भाई, मैं एक्टिविटी चलनी अपनी काफ़ी दोस्तों के साथ करता हूँ, बंदा इंसान ऐसे रिवाज खड़े होकर अपने आप को एनालाइज करे। जो लोग यूनिवर्सिटी में वो डिफरेंट हैं, जो भी इस सब कमा रहा है वो ज़रा एनालाइज करें। 95% लोग जो है ना वो अपनी जो उन्होंने इमेज आज से 10 साल पहले थी ना उनकी, कि वो क्या कर रहे होंगे और कैसा कर रहे होंगे, उससे शायद आगे होंगे, उससे वो आगे मेरे ख्याल से तो ठीक है। और फिर जब उनको ये रियलाइज होती है, मैं हमेशा ये लोगों को कहता हूँ कि रिफ्लेक्ट करें कि बचपन का आप इस उम्र में अपने आप को कैसा देख रहा था, और अगर आप उससे ऊपर हैं तो फिर रिफ्लेक्ट करें कि आप क्यों रोते रहते हैं हर वक्त कि यार इतना मुश्किल है, इतना ये है, इतना वो है। यार बचपन का मुजम्मिल के तो नहीं पता था कि उसके बाद आईफोन होगा। बचपन के वाले आज हमारी नीड्स बढ़ गई हैं, हमारी वांट्स बढ़ गई हैं। यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर में पहली दफा स्मार्टफोन लिया था। हाँ मुझे याद है। उससे पहले आपके पास कौन सा था वो? उससे पहले वही बटन वाले जो भी फोन आते थे, कभी कोई होता था कभी कोई। नोकिया लिया था ना आपने सबसे पहले? हाँ सबसे पहले नोकिया लूमिया 510 मेरा पहला स्मार्टफोन था। हाँ तो वही बात है, वही वाली बात है बिल्कुल।
तो आई थिंक थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड एंड बिट ऑफ वो कैन टेक यू अ लॉन्ग वे, क्योंकि इंसान जो है वो जिंदगी वही है, फनी है, पीतल की है दुनिया, पीतल की है और बेबी डॉल आप सोने की है। ठीक है, तो ये है, ये बात आपकी दुरुस्त है। खुशियाँ जो हैं वो खुश होना चाहिए, खुशियों को आप जिए, जिंदगी को भी आप जिए, और जस्ट टेक इट इजी। कुछ गलत हो जाता है कोई बात नहीं, कल को ठीक हो जाएगा, आज कुछ ठीक हो जाता है। वो जो सनस्क्रीन में सॉन्ग, अभी मैं सबको जाता हूँ, आप एक यूट्यूब पे सर्च करें सनस्क्रीन सॉन्ग लिख के, हाँ वो यही कहता है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने वो भी नहीं करना, सेल्फ क्रिटिकल भी नहीं होना, लेकिन अपने आप को ये भी नहीं करना कि यार मैं तो सबसे फिट हूँ, मेरे सब फिट कोई है ही नहीं। बीच में रहना है, खुशियाँ आती हैं उनको एंजॉय करना है, गम आते हैं उनको भी करना है एक्सपीरियंस, लेकिन उसमें बह नहीं जाना। ना खुशी में बह जाए बिल्कुल ही कि कुछ पता ही ना हो आपको लेफ्ट राइट, ना गम में इतना बह जाएं और टेंशनों में इतना बह जाएं कि उसके अलावा आपकी ज़िंदगी कुछ और। बैलेंस रखें, दोनों चीज़ों को एंजॉय करें, एक्सपीरियंस करें, आगे बढ़ें। लाइफ बहुत लंबी भी हो सकती है, बहुत छोटी भी हो सकती है, आपको नहीं पता। नहीं सर, बिल्कुल आपने वजह फरमाया, और मैं बिल्कुल लर्न कर रहा हूँ आपसे, और आपकी हम शागिर्दी में इंशाल्लाह हम तो आपसे हमें सीखने को मिल जाता है बहुत कुछ। चलिए शुक्रिया सर। तो एक सवाल है, मैं तमाम अपने जो हमारे गेस्ट्स आते हैं उनको हम उनसे पूछा करते होते हैं, तो आपसे भी हम पूछ लेते हैं। आप 30 साल के हो रहे हैं इंशाल्लाह, बिल्कुल बहुत जल्द। एक्चुअली आई थिंक आप हो चुके हैं, आप 30 साल के हो चुके हैं, तो अच्छा उसके बाद अपलोड हो, ठीक है। तो आप 30 साल के हो चुके हैं, तो आप जो है वो पाकिस्तान को आज से 30 साल बाद का कैसा देख रहे हैं? अच्छा, जब आप 60 साल के होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब इसमें पाकिस्तान को कैसा, बड़ा आपके टेक्निकल और ट्रिकी सवाल है मेरे ख्याल से ये, क्योंकि एग्जैक्टली बताना कि मैं इस तरह देखता हूँ वो थोड़ा मुश्किल हो। फीलिंग है क्या आ रही है? लेकिन मुझे फीलिंग ये आ रही है कि पाकिस्तान जो, आप कितने सालों बाद आप बात कर रहे हैं? 30 साल बाद पाकिस्तान पता नहीं बिल्कुल ही मेरे ख्याल से बिल्कुल फ्लिप करेगा, और उसकी एक मेजर रीज़न सारों ने ये बात भी की होगी, जो यूथ बल जाए और वो ऐसा वैसा, तो वो अच्छा होगा या बुरा होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन चेंज ज़रूर आएगा। क्योंकि अब जो आप जनरेशनल गैप आप भी अपने अम्मी अब्बू और अपने के बीच में आप महसूस करते होंगे, तो वो जनरेशनल गैप अब हर चीज़ में आएगा। वो आपकी ब्यूरोक्रेसी में भी आएगा, वो आपकी गवर्नमेंट में भी आएगा, वो आपके प्राइवेट सेक्टर में भी आएगा, आपके बिजनेसेस में भी आएगा, हर जगह आएगा। और जो यूथ आ रहा है वो इक्विप बहुत ज़्यादा है इन्फॉर्मेशन से, सोशल मीडिया की वजह से, इंटरनेट की वजह से और इन सब चीज़ों की वजह से। तो उनके लिए जो आज से मेरा ख्याल 20 साल पहले जो यूथ थी उसको इतना एक्सपोजर नहीं मिलता था, जो उसमें से 5% या 5% बहुत ज़्यादा कह दिया, 1% लोग होते होंगे जो बाहर घूमते फिरते होंगे, उनको एक्सपोजर मिलता होगा, देखते होंगे दुनिया में क्या हो रहा है, और वो एस्पायर करते होंगे वहाँ तक पहुँचने की। अब हर बंदा वो भी देख रहे हैं, और अगर कोई नहीं भी जा सकता तो वो भी इंटरनेट पर देख रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया किस तरफ जा रही है, और वो एस्पायर कर रहा है कि यार मैं भी उधर तक पहुँच सकता हूँ। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं अब टेक में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ आना शुरू हो गई है, आपके स्टार्टअप्स में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ आना शुरू हो गया, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो कि चेंज की तरफ अब जाएंगी, और वो इनएविटेबल है कि वो होगा। तो अगर ये जो चेंज आ रही है, अगर ये हम अच्छी इसको डायरेक्शन एक अच्छी मिल जाए, तो मेरे ख्याल से बहुत होपफुल सिचुएशन है। लेकिन वो डायरेक्शन किसने देनी है ये बहुत ज़रूरी है। कि अगर पाकिस्तान में जनरली यही होता है कि हमने आइडेंटिफाई कर देंगे ये लोग हमें डायरेक्शन देंगे, वो चेंज करने की ज़रूरत है। डायरेक्शन आई थिंक नई लीडरशिप चाहिए, नौजवान लीडरशिप चाहिए, ना सिर्फ गवर्नमेंट में बल्कि कंपनीज में, सिविल सोसाइटी में, स्टार्टअप्स में, बिजनेसेस में, हर जगह। क्योंकि वो कल के पाकिस्तान का विजन सर आज के नौजवान वो नहीं दे सकता, जिसकी टोटल शेल्फ लाइफ जो है वो बिल्कुल 5-7 years, क्योंकि you know it's understandable, right? You can only imagine as much as your life depends on it, right? So depends on it, और जो आपने देखा है और आप देखने चाहते हैं। शहबाज भाई, thank you so much for coming in. This was very very insightful, and you know it was a slightly different session than we have most of the time, but मैं चाहूँगा कि हम एक और इस तरह का बहुत शुक्रिया आपने हमें बुलाया जी। हम तो हमेशा ऑलवेज हाजिर होते हैं हम तो आपके। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो और इंटरेस्टिंग लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज आई नो आई हैव अ लॉट टू अनपैक एंड लॉट टू टॉक अबाउट विद शहबाज भाई एज वेल, एंड आई हैड अ फ्यू अदर क्वेश्चंस जो कि मैंने किया नहीं। एक बीइंग वन मैं एक थ्रो कर देता हूँ। वैसे एक शो हमारा होता था, क्या कहलाता था यार वो, आधी रात शो।
तो वो तो खैर आपकी शादी भी हो गई और हम भी बिजी हो गए और सिस्टम हो गया, लेकिन ये कि आप उस शो को रिस्टार्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या उसकी स्टोरी है? वो तो अब सर ये तो अब मैं कुछ नहीं कह सकता, अभी कुछ नहीं ये तो आपको होता है मैं प्रेजेंट में कल की बात मैं नहीं करूँगा, हो सकता है शुरू करें उसको, हम होप करेंगे कि इंशाल्लाह वापस आए, बट वीड लव टू सी कि इफ यू गाइस लाइक द कन्वर्सेशन वुड यू वांट टू सी हिम अगेन ऑन द शो। कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएं, अगर शहबाज भाई की किसी बात से आप एग्री या डिसएग्री करते हैं तो उनको ट्विटर पे कैंसिल करने के बजाय हमें कमेंट सेक्शन में आके बताएं अपना ओपिनियन, और हम वीड लव टू हियर यू आउट एज वेल। इसी के साथ साथ फेसबुक वाले नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, TBD कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम डिफरेंट फीडबैक भी लेते हैं, आर्टिकल शेयर करते हैं, गेस्ट रिकमेंडेशंस भी लेते हैं, सो यू कैन जॉइन दैट एज वेल। यूट्यूब वाले लाइक का बटन दबाएंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों तक हमारी कन्वर्सेशन पहुंचेगी। ऑडियो प्लेटफॉर्म्स वाले सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, आने वाले एपिसोड्स की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। ईजी पैसा जायज़ कैश यहाँ पर कहीं पर आ रहा है, जिसके ऊपर यू कैन सपोर्ट द चैनल इफ यूड लाइक, वी एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम ₹1 to as much as you'd like, इट्स अ थॉट दैट काउंट्स। इसी के साथ साथ हमने नई पॉडकास्ट स्टार्ट की है, खैर अब तो उसका बड़ा टाइम हो गया, इट्स कॉल्ड द पाकिस्तान पिवट, जहाँ पर हम डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल से कन्वर्सेशंस करते हैं, पॉलिसी मेकर से बात करते हैं, थिंक टैंक एकेडमिक्स से अनपैक करते हैं कि एग्जैक्टली सम ऑफ द मोस्ट मेजर पॉलिसी डिसीजंस दैट आर बीइंग टेकन राइट नाउ बाय द गवर्नमेंट, what's the thought behind that? So if you'd like to know more about that, you can check out the link below. But anyways, this was Syed Muzammil Hassan Zaidi. You are watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.